हेलो एवरीवन, फ्यूचर साइट चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, आपको पता ही होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना कितना जरूरी और कितना बेनिफिशियल होता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। तो हम आज से जो विजन आईएएस है उसकी प्रीलिम्स 2023 की जो टेस्ट सीरीज हैं उनको शुरू करने जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। मतलब जो विजन आईएएस ने जो एक्सप्लेनेशन दी है उनके साथ हम इनको आज कवर करेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज हम टेस्ट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन 1 to 30 हम कवर करने वाले हैं और ये पॉलिटी के सेक्शन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को पॉज करना, उसके बाद क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना और फिर आप वीडियो को देखना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करेंगे तो तभी आप एक इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे टेस्ट सीरीज। तो आपको पहले खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर बाद में वीडियो देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एनश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे संविधान में जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट आपको दी गई है और बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज या आर करेक्ट। मतलब इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। देखो, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता क्या है। हमारे संविधान में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और इसमें भी अगर हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 की बात करें तो वो धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अंत्यकरण की, उसको फैलाने की, उसकी प्रैक्टिस करने की, इन सभी की स्वतंत्रता होती है। मतलब राइट ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ अ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 बोलता है। उसके बाद है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 बोलता है इसमें अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है। और आर्टिकल 27 बोलता है ये टैक्सेशन से मुक्ति। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को प्रमोट करना चाहता है तो उसको फ्री फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ये राइट इसको मिलता है आर्टिकल 27 में। उसके बाद आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से फ्रीडम की बात करता है। मतलब अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं तो कोई मान लो उसमें एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसकी मर्जी है कि वो इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे या फिर ना करे। मतलब फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये राइट इसमें मिलते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट जितने भी यहाँ पे आर्टिकल 25 से 28 में दिए गए हैं रिलीजन से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट है, इन पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है। मतलब अगर ये देश की इंटीग्रिटी को, पीस को और भी फॉरेन रिलेशंस को, मोरालिटी को, इनको अगर ये इफेक्ट करते हैं तो जो भारत सरकार है वो इन पर रेस्ट्रिक्शंस क्या है, लगा सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है। तो यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट नेचर के होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। मतलब कोई एक व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करे तो वो ऐसा कर सकता है। और ये उसका जो राइट है वो उसके फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमने आर्टिकल 25 में राइट ऑफ कॉन्शियंस पढ़ा था ना, उसका मतलब यही है, वो ये इसी से निकलता है। क्योंकि राइट ऑफ कॉन्शियंस में ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अंत्यकरण की, वो किसी भी तरह से अंत्यकरण कर सकता है धर्म का, अपने भगवान को वो किसी भी तरह से याद कर सकता है। अगर वो चाहे कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानता फिर भी वो परमात्मा पे विश्वास करता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। ठीक है। तो उस पर कोई ऐसी बाइंडेशन नहीं है। अगर वो चाहता है कि वो मंदिर जाए तो जा सकता है, ना जाना चाहे तो नहीं जा सकता है। मूर्ति पूजा करो या फिर ना करो, ये उसकी मर्जी है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही, क्योंकि इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। ओके। फिर है इट बार्स। बार्स मतलब रोक लगाना। जो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसके बारे में बोला है कि इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स। अभी रिलीजियस कन्वर्जन का मतलब क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति रिलीजन ए को फॉलो कर रहा है आज के टाइम पे, अगर वो चाहता है कि वो रिलीजन बी को फॉलो करे, मतलब कन्वर्ट कर ले अपने रिलीजन को, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे रोक नहीं है, इस पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, बशर्ते जो ये कन्वर्जन है वो विलफुल तरीके से होना चाहिए और कोई प्रलोभन देकर किसी व्यक्ति का जो धर्म का परिवर्तन है वो नहीं होना चाहिए। तो इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जेंस, ये स्टेटमेंट गलत है। सभी रिलीजियस कन्वर्जेंस पर ये रोक नहीं लगाता, सिर्फ उन रिलीजियस कन्वर्जेंस पर ये रोक लगाता है जो कि मतलब फोर्सफुल तरीके से करी गई हो या फिर लोगों को कोई इंड्यूसमेंट्स, कोई प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो, तो उन पर हमारा संविधान रोक लगाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स, कि ये जो राइट है 25 से 28 ये फॉरेन नेशनल्स पर, मतलब जो विदेशी हैं, भारत की जो टेरिटरी में रह रहे हैं उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। क्यों? हमारे पास देखो 5 आर्टिकल है, जैसे मेनली आर्टिकल 15 हो गया, 16, 19, 29 और 30। इन 5 राइट, ये जो 5 फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइड है, ये फॉरेन नेशनल्स को प्रोवाइड नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट बच गए वो सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेन नेशनल सभी को मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट तो गलत है, तो फर्स्ट इज द राइट स्टेटमेंट, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट, ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दिया है हमारे भारतीय संविधान के। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, हमने देखा था आर्टिकल 25 में पर्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रैक्टिस, प्रोफेशन और प्रोपोगेशन, ये सब शामिल है उसमें। दिस मीन्स दैट, मतलब कॉन्शियंस में का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति मे चूज एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को वो चूज कर सकता है, और मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, वो किसी भी धर्म को फॉलो ना करने का डिसीजन भी ले सकता है, ऐसा चयन भी वो कर सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द राइट टू नॉट जस्ट प्रैक्टिस वंस रिलीजन बट ऑल्सो टू प्रोपोगेट इट, मतलब जो ये धर्म की स्वतंत्रता है, इसमें ना केवल अपने धर्म की प्रैक्टिस करना बल्कि उसको फैलाना, प्रोपोगेशन मतलब फैलाना भी उसमें शामिल है। प्रैक्टिस मतलब जैसे हम पूजा अर्चना करना, दुर्गा पूजा करना, मंदिर में जोत लगाना और नमाज पढ़ना, ये सब क्या है, ये प्रैक्टिस है, मतलब कोई व्यक्ति अपने धर्म की ये प्रैक्टिस कर रहा है। और प्रोपोगेशन मतलब फैलाना, मान लो कोई व्यक्ति ए रिलीजन से रिलेटेड है और वो चाहता है कि अपने ए रिलीजन को वो और प्रोपोगेट करे, मतलब फैलाए, इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है, दिस इंक्लूड्स परसुएडिंग पीपल, मतलब लोगों को राजी करना, टू ज्वाइन वंस रिलीजन, कि वो उसके रिलीजन को क्या कर ले, ज्वाइन कर ले, एंड विलफुल कन्वर्जेंस फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। मान लो कोई व्यक्ति रिलीजन ए का है और एक व्यक्ति है रिलीजन बी का, ठीक है, और रिलीजन ए वाला चाहता है कि ये व्यक्ति इनके धर्म को क्या करने लग जाए, फॉलो करने लग जाए, तो ये रिलीजन ए वाला व्यक्ति इनको मना सकता है कि वो इसमें शामिल हो जाएं, ठीक है। लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन बार्स फोर्सफुल कन्वर्जन, लेकिन ये जो कन्वर्जन है वो फोर्सफुल तरीके से नहीं होना चाहिए, और ना ही ये कन्वर्शन बाय इंड्यूसमेंट्स होना चाहिए, मतलब प्रलोभन देकर, इंड्यूसमेंट्स मतलब प्रलोभन देना। मान लो ये ए रिलीजन वाला व्यक्ति बोलता है इसको बी वाले को कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे, आपको इतने पैसे दे देंगे, आप हमारे धर्म को ज्वाइन कर लो, तो इस तरह की कन्वर्जेंस पर हमारा संविधान क्या करता है, रोक लगाता है, ये इलीगल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अवेलेबल टू नॉट जस्ट इंडियन सिटीजन्स, ये ना केवल सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को बट ऑल्सो टू फॉरेन नेशनल्स, ये जो विदेशी हैं, भारत की जो टेरिटरी में रह रहे हैं, रिसाइडिंग विद इन इंडियन टेरिटरी, उनको भी जो ये धर्म है इसकी स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। Under Article 360 of the Constitution, the power to proclaim financial emergency is vested under, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो जिसका प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 360 में है। ठीक है, तो देखो हमारे जो संविधान है उसमें 3 इमरजेंसीज का प्रोविजन दिया है। एक तो दिया है आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 में क्या दिया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा है, प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा करना, वो घोषणा करने की पावर राइट किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, या फिर क्या के पास, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट। तो हमारे राष्ट्रपति के पास ये राइट होता है कि अगर उसे लगे कि हमारे देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना जरूरी है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और ना केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी बल्कि तीनों ही प्रकार की इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। और ये जो प्रवृत्ति है ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को शो कर रही है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब जैसे हम क्या बढ़ते हैं कि हमारा जो भारत का जो संविधान है वो क्वाजी फेडरल है, हमारे जो देश में जो है क्वाजी फेडरलिज्म को फॉलो किया जा रहा है। क्वाजी फेडरलिज्म मतलब वो ट्रू फेडरलिज्म, प्योर फेडरलिज्म नहीं होता। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, और इसमें सेंटर की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, मतलब सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है इन कंपैरिजन टू स्टेट। तो ये इसी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है इन तीनों इमरजेंसीज को। ठीक है, आर्टिकल 360 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड, यदि राष्ट्रपति सेटिस्फाई होता है दैट की अ सिचुएशन हैज अराइजन, मतलब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है ड्यू टू विच, जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, हमारे देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो क्रेडिट है ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का या फिर एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, भारत पूरा मतलब पूरे देश की या फिर उसके किसी पार्ट में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और वो हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट के लिए क्या कर रही है, खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है। अब इससे रिलेटेड 2 इंपोर्टेंट अमेंडमेंट हुए, एक तो हुआ 38th अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इनमें क्या करा गया, देखो जो ये सेटिस्फेक्शन है ना प्रेसिडेंट का, इससे रिलेटेड ये जो है अमेंडमेंट है। आर्टिकल 38 में क्या बोला गया कि ये जो सेटिस्फेक्शन
राष्ट्रपति का है कि वो अपने सेटिस्फेक्शन से निर्णय लेगा, वो ना तो किसी कोर्ट में क्वेश्चनेबल है, मतलब किसी कोर्ट में उसके खिलाफ कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है, ये डिसीजन किसी भी ग्राउंड पर ऐसा नहीं बोला जा सकता, और ये डिसीजन इनका फाइनल, इनका जो ये सेटिस्फेक्शन है वो फाइनल और कंक्लूसिव होगा, ऐसा 38 आर्टिकल में बोल दिया गया। मतलब प्रेसिडेंट को एक्सक्लूसिवली इसकी पावर्स दे दी गई कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वही सबसे ऊपर होगा। लेकिन इसमें सुधार करा गया और 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये जो प्रोविजन था ना, जो 38th में हमने लाया, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो लाया गया था, उसको क्या करा गया, डिलीट कर दिया गया। और अब क्या हुआ, implying that the satisfaction of the president, जो ये प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है, इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है, ये जुडिशियल रिव्यू से नहीं बच सकता। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो फॉलो हो रहा है वो यही है कि जो ये सेटिस्फेक्शन है राष्ट्रपति का, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और इसका जुडिशियल रिव्यू करा जा सकता है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 वाज पब्लिश्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड। अभी हाल ही में फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 को पब्लिश करा गया और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है, इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली, कि जो ये रिपोर्ट है ना वो एनुअली प्रिपेयर करी जाती है, किसके द्वारा, बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें क्या बोला गया है कि जितना भी फॉरेस्ट कवर है ना उसमें 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उससे भी ज्यादा का इंक्रीज हुआ है, ये स्टेटमेंट है। तीसरा है, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, मतलब मान लो यहाँ पे जो भी इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, पहले तो हमें ये देखना है कि वो इंक्रीज हुआ भी है या फिर नहीं। दूसरा, अगर इंक्रीज हुआ है तो वो मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 2 years हैज बीन विटनेस्ड इन मध्य प्रदेश, कि ये जो इंक्रीज हुआ है उनमें उसमें से मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में, ऐसे इस स्टेटमेंट में बोला है। फिर ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है। अब हम इस पर स्टार मार्क कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस में हमें ये हो ना कि नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो हमें 1-2 स्टार मार्क अगर हम वहां पे कर लेंगे तो हमारा ध्यान वहां पे चला जाएगा और हम मिस्टेक नहीं करेंगे कि क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट, तो हमें यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना चाहिए, या फिर और कोई भी सिंबल आप दे सकते हैं। देखो, पहले स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तो प्रिपेयर करी जाती है, लेकिन ये एनुअली नहीं करी जाती, ये 2 साल में एक बार प्रिपेयर करी जाती है, मतलब बाई एनुअली इसको प्रिपेयर करा जाता है। और कौन इसको पब्लिश करता है, इसको पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरी कि कितना इंक्रीज हुआ, देखो लगभग 2200 से 2300 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में, 10,000 का नहीं हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत हो जाती है। और जो ये इतना इंक्रीज हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है, गलत। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज रिसेंटली रिलीज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फॉरेस्ट कवर की, ट्री कवर क्या, देख फॉरेस्ट कवर को हम देख लेते हैं, फॉरेस्ट कवर में और ट्री कवर में क्या डिफरेंस है। मान लो ये कोई जमीन है, ये 2 जमीन मैंने ले ली और ये 1 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है और ये 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है। और यहाँ पे इस एरिया में अगर ट्री की जो डेंसिटी है ना वो 10% से ज्यादा एरिया में अगर हो, मतलब मान लो ये जितना एरिया है उसके 10% से ज्यादा में क्या हो, ट्री कवर हो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, फॉरेस्ट कवर में। और अगर जमीन 1 हेक्टेयर से कम है और जो ट्रीज है वो पैचेज में है कहीं कहीं, जैसे मान लो सड़क के किनारे भी आपने पेड़ों को देखा होगा, तो वो ट्री कवर की कैटेगरी में आती है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट कवर की भी, ट्री कवर की, मैंग्रोव कवर, ग्रोविंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक इन इंडिया फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, मतलब फॉरेस्ट फायर को, जो जंगलों में आग लगती है उसको मॉनिटर करने के लिए कैसे कैसे मॉनिटर करा गया, वो सब भी इसमें दिया जाता है। एंड फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व एरियाज, मतलब जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें फॉरेस्ट कवर कितना है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार 2021 की रिपोर्ट में पहली बार इस चीज को ऐड करा गया कि टाइगर रिजर्व जो है ना उसमें जितना फॉरेस्ट कवर है उसको भी मतलब इस इंफॉर्मेशन को भी इस रिपोर्ट में शामिल पहली बार करा गया। अबव ग्राउंड एस्टिमेट्स ऑफ बायोमास इन इंडियन फॉरेस्ट, तो ये सब इंफॉर्मेशन इसमें शामिल करी जाती है। फिर है, इट इज पब्लिश्ड बाइएनियली एंड नॉट एनुअली, मतलब ये 2 साल में एक बार पब्लिश करी जाती है। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। प्रिपेयर किसने, कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। एंड इट हैज बीन मैंडेटेड टू एक्सेस द फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, और इसको ये मैंडेटेड है कि वो फॉरेस्ट और ट्री रिसोर्सेज को सभी का एक्सेस करें। एज पर द रिपोर्ट, इंक्रीज ऑफ 2261 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 2261 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल इंक्रीज हुआ है, किसमें, फॉरेस्ट और ट्री कवर में। ऑप्शन में क्या पूछा था कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ है, 2261 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज, ठीक है। किसकी कंपैरिजन में, 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसकी कंपैरिजन में ऐसा हुआ है। और एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द ओपन फॉरेस्ट फॉलोड बाय वेरी डेंस फॉरेस्ट,
एक तो ये कि सबसे ज्यादा जो ये इंक्रीज हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर जो ये इंक्रीज हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा पहले इस नंबर पर कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। और दूसरा कि ये किस किस टाइप प्रकार के फॉरेस्ट में इसको इंक्रीज को ऑब्जर्व करा गया, ये करा गया ओपन फॉरेस्ट में और वेरी डेंस में। अब ये ओपन और वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखो मान लो हम ये एक स्केल बना लेते हैं, यहाँ पे 0%, 10%, 40%, 70% और ये 100% मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। जो और मान लो ये एक एरिया है, 0% मतलब इसके किसी भी भाग पर कोई ट्री कुछ भी नहीं है, तो वो 0% में आएगा। और 10% मतलब 10% भाग पर इसमें फॉरेस्ट और ट्रीज हैं। 40 मतलब 40% एरिया में। 70 का मतलब है 70 में, और 100 का मतलब है पूरे पे ट्रीज वगैरह है। ठीक है। अब 0 to 100 में कौन सा आता है? इसमें आते हैं स्क्रब्स। और इन स्क्रब्स को जो 0 से 10% है उसको हम शामिल नहीं करते, किसमें? इस रिपोर्ट में हम शामिल नहीं करते। दूसरा 10 से 40% ही आते हैं ओपन फॉरेस्ट में। ओपन फॉरेस्ट में 40 to 70 में डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। और 70 to 100 में, 70 to 100 में आएंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। और 2021 की रिपोर्ट में क्या ऑब्जर्व करा गया कि ओपन फॉरेस्ट में क्या हुआ है? इंक्रीज है, और दूसरी तरफ वेरी डेंस फॉरेस्ट में भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो डेंस फॉरेस्ट है उसमें कमी आई है। ठीक है। और ये जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पर तेलंगाना में, और थर्ड पे है ओडिशा। मतलब अगर देखो जैसे हम यहाँ पे इंडिया का अगर मैप बनाए तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना, और थर्ड पर ओडिशा। मतलब अगर ये कर्व बनाए तो ये ऐसे जाएगा ऊपर, इंक्रीजिंग का साइन ऐसे होता है और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है। तो इसको एक पिक्टोरियल मेमोरी के रूप में आप याद रख सकते हैं। दूसरा है एरिया वाइज। एरिया वाइज पहले नंबर पर कौन है? कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा और फिर महाराष्ट्र। मतलब इसका भी अगर हम यहाँ पे चित्र बनाए तो पहले नंबर पे इन्होंने क्या बोला? पहले नंबर पर एरिया वाइज कौन सा है? मध्य प्रदेश। दूसरे पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पर है अरुणाचल प्रदेश। देखो मान लो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर है छत्तीसगढ़, वापस से यहाँ पे आगे नीचे छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा, ओडिशा में आगे। तो अगर हम ऐसे बनाएं तो ये ए टाइप का बनता है जैसे। फिर है महाराष्ट्र। देखो आप 4 ही याद कर लोगे वो भी बहुत है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा। मतलब ए टाइप ऐसे बना, ऐसे कर दोगे तो ए ही बन जाएगा। तो ए फॉर एरिया वाइज, और ए फॉर ये जो सिंबल है ऐसे जो ये आकृति है वो एक ही बन रही है। तो अब आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है। ऐसे इजीली आपको याद रहेगा कि एरिया वाइज में ऐसे चलना है। और जो मैक्सिमम इंक्रीज है, देखो मैक्सिमम इंक्रीज ज्यादातर जो है ना ये चेंज होता रहेगा, लेकिन एरिया वाइज ये भी चेंज हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश पिछली रिपोर्ट में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पर था और अब की बार भी ये है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट डी इसमें करेक्ट हो गया, कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा था? मैक्सिमम इंक्रीज। अगर एरिया वाइज पूछते तो क्या सही होता? मध्य प्रदेश सही होता, लेकिन पूछा क्या था? मैक्सिमम इंक्रीज, तो वो तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिमिलरिटीज बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है वो और जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था है उन दोनों में सिमिलरिटीज पूछी गई है। और क्या पूछा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इनमें से करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के केस में तो ये स्टेटमेंट सही है, वहां पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट ही सर्वोच्च है। लेकिन भारत में, इंडिया में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हमारे इंडिया में पाई जाती है, ना कि पार्लियामेंट की। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। दूसरा इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, ये स्टेटमेंट ब्रिटेन के केस में क्या हो जाएगी? गलत। क्यों? क्योंकि वहां पे तो हेरिडेटरी पाया जाता है, वंशानुगत। उसका जो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट है वो वंशानुगत चुना जाता है, मोनार्की वहां पे पाई जाती है, ना कि वहां पे इलेक्शन होते हैं। लेकिन इंडिया के केस में क्या है? ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जैसे हम अपने प्रेसिडेंट को, अपने राष्ट्रपति को क्या करते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से उसका चयन करते हैं। तो इलेक्शन तो होते हैं ना, तो इंडिया के केस में तो सही है, लेकिन सिमिलरिटीज तो नहीं है ना। फिर है मेजोरिटी पार्टी रूल, ये दोनों में पाया जाता है, ब्रिटेन में भी और इंडिया में भी, दोनों में ही मेजोरिटी पार्टी रूल पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? थर्ड स्टेटमेंट, सी इज द राइट आंसर। द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो कई यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं फीचर्स के, ये देखो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। तो आप ऐसे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करो कि प्रीलिम्स की भी हो जाए और मेंस की भी। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री मतलब संसद, गवर्नमेंट मतलब सरकार। अब हमारी पार्लियामेंट में क्या आता है? देखो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव विंग है हमारे देश में। ठीक है। और इसमें अगर हम सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा आएगी, राज्यसभा आएगी। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ये पार्लियामेंट के, तीनों ही पार्लियामेंट के अंग हैं। और यहाँ पे पूछा है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और सरकार में कौन आ जाएगा? सरकार में वो पार्टी जो इलेक्शंस में जीती है और बहुमत से जीती है और जिसकी सरकार है। ठीक है। तो वो सरकार में आएगी, और इसको हम एग्जीक्यूटिव से भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेशन में तो ये सभी आगे पूरी पार्लियामेंट आएगी, और एग्जीक्यूटिव में वो जो नीतियों को इंप्लीमेंट कर रही है वो एग्जीक्यूटिव में आ जाएगी। पहला है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। तो यहाँ पे जितने भी हम फीचर्स देखेंगे ना, वहां पे सरकार की, एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की, इनकी बात ज्यादा होगी।
क्यों? क्योंकि एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में पूछा, इन्हीं दोनों के बारे में, मतलब लेजिस्लेटिव के बारे में भी और एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछा, तो इसी से रिलेटेड ये फीचर्स होंगी। पहला, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। एक स्टेट में ये सही है। देखो क्यों नॉमिनल का मतलब क्या है? जैसे प्रेसिडेंट, नाम मात्र का जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? कौन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव? अगर हम सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट, और स्टेट्स में गवर्नर होता है। और रियल कौन होता है? रियल एग्जीक्यूटिव सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। मेजोरिटी पार्टी रूल, इतना भी पता है। ये भी पता है हमें कि बहुमत की सरकार पाई जाती है, कि जो पार्टी बहुमत में है वही सत्ता में आती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मतलब जो ये एग्जीक्यूटिव है, जो पार्टी सत्ता में है और जो सरकार चला रही है, मतलब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लेजिस्लेचर के प्रति। इस लेजिस्लेचर के प्रति वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाता है, मान लो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी एक व्यक्ति के खिलाफ भी अगर इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, वो पास हो जाता है, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अच्छा उदाहरण है। फिर है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। जो ये मिनिस्टर्स होंगे ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मेंबर हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो ये मिनिस्टर्स हैं, वो किसके मेंबर होंगे? लेजिस्लेचर के। अब लेजिस्लेचर में लोकसभा भी हो सकती है और राज्यसभा भी। देखो हालांकि प्रेसिडेंट नहीं आएगा, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रेसिडेंट को शामिल नहीं करा जाएगा, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से ये जो मिनिस्टर्स हैं वो चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा से ही चुने जाएंगे, नहीं, वो राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं। जैसे कि जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, वो राज्यसभा से थे, ठीक है, फिर भी वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में थे। फिर है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सेंटर में नेता होगा और चीफ मिनिस्टर स्टेट्स में लीडर का काम करेगा, ठीक है। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली। अब लोअर हाउस में क्या क्या है? लोकसभा, मतलब सेंटर में, केंद्र में कौन है? लोकसभा। असेंबली मतलब जो विधान सभाएं होती हैं वो स्टेट्स के केस में, तो वो भंग की जा सकती है, उनका डिसोल्यूशन हो सकता है। हालांकि अपर हाउस का नहीं हो सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को और जो विधानसभाएं हैं उनको भंग किया जा सकता है। तो ये हमारी इंडिया की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की ये फीचर है। फिर देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड दैट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, इंडियन पार्लियामेंट क्या है? इज नॉट अ सोवरेन बॉडी, वो सोवरेन बॉडी नहीं है। क्यों? हमारा संविधान सर्वोच्च है, पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं है। लेकिन ब्रिटेन के केस में क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट सर्वोच्च है। ऑल्सो द इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड। भारत में क्या है? इलेक्टेड हेड पाया जाता है, हम राष्ट्रपति का इंडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। और दूसरी तरफ ब्रिटिश में क्या है? ब्रिटिश स्टेट हैज हेरिडेटरी हेड, या मोनार्की वहां पर पाई जाती है। वहां पे वंशानुगत ये जो उसके स्टेट ऑफ हेड है वो वंशानुगत चलते हैं। देखो मेंस में अगर आ जाए तो आप ऐसे बीच में लाइन लगा के यहाँ पे इंडिया की फीचर्स लिख सकते हैं और यहाँ पे ब्रिटेन की, ठीक है। तो यहाँ से मेंस का भी एक आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, क्योंकि ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग से रिलेटेड। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज ऑफ नीति आयोग। और क्या पूछा है? विच ऑफ द अबव आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये जो चार ऑप्शंस में दिए गए हैं, चार स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से पूछा है कि इनमें से प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करता है। पहला है चेयरमैन, फिर वाइस चेयरमैन, स्पेशल इन्वाइटीज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखो चेयरपर्सन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का? प्राइम मिनिस्टर खुद होता है। तो आप खुद को तो अपॉइंट वो करेगा नहीं, तो जहां जहां पे फर्स्ट है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर वाइस चेयरमैन, स्पेशल इन्वाइटीज और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इन तीनों को ही कौन अपॉइंट करता है? तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट ये सही हो जाएंगी, 2, 3 एंड 4। तो ए इसका सही उत्तर है, फिर इसका ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग में जितने भी ये जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और ये सब हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ही मेनली इनको नियुक्त करता है, ना कि प्रेसिडेंट। अब आप प्रेसिडेंट में कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, उनमें काफी सारों को, जैसे कैग हो गया, यूपीएससी के मेंबर्स या चेयरपर्सन हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, तो इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया उसके मेंबर्स हो गए, तो उनको जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन नीति आयोग के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। तो हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग इज एज फॉलोज। ये पूरा ही कंपोजिशन दे दिया यहाँ पे नीति आयोग का। तो एक तो यहाँ पे कौन होगा? चेयरपर्सन होगा, गवर्निंग काउंसिल होगी, रीजनल काउंसिल्स होंगी, स्पेशल इन्वाइटीज होंगे, और फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। मतलब ये जो व्यक्ति होंगे वो फुल टाइम इसके मेंबर्स, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ही होगा, जो हमेशा ही रहेगा। इसमें वाइस चेयरपर्सन होगा, मेंबर्स होंगे 3 प्रकार के। कौन से? फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा और सेक्रेटेरिएट होगा। तो देखो चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर खुद होगा। चेयरपर्सन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर स्वयं होगा। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन आएगा? देखो गवर्निंग काउंसिल में आएगा जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स, जितने यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें लेजिस्लेचर पाया जाता है उनके चीफ मिनिस्टर्स। अब ये कौन कौन सी हैं? दिल्ली एंड पुदुचेरी। थर्ड है वो यूनियन टेरिटरीज जिनमें लेजिस्लेचर्स नहीं है, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो ये सभी
ये सभी किसमें शामिल होंगे, किसका पार्ट है, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का पार्ट है। अब कैसे याद रखे, देखो गवर्निंग से याद रख लेना। गवर्निंग मतलब सरकार, सत्ता में सरकार कौन चला रहा है, सत्ता में कौन है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। अब स्टेट में कौन है, चीफ मिनिस्टर्स। यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहां पे भी चीफ मिनिस्टर्स, और जहाँ पे यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको जो सेंटर के हिसाब से काम करता है, ठीक है, ये एक प्रशासन को संभालता है वहां पे। तो गवर्निंग काउंसिल में क्या क्या आ गया, इट कंप्राइजेस द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज। देखो आज के टाइम पे हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 तो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स कितने हैं, 28। आज हम 2022 अगस्त 2022 में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 8 तो यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 जो है वो स्टेट्स हैं। अब 8 कौन कौन सी, आप सोचेंगे कि जे एंड के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग है तो इस हिसाब से 9 होनी चाहिए, नहीं। देखो पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, उसके बाद जे एंड के और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज ऐड हो गई तो 9 हो गई। लेकिन जो दमन और दीव है और जो दादर और नागर हवेली है, अब उनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो इसका मतलब अब कितनी होगी, 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 हमारे स्टेट्स हैं, और हाँ 28 हमारे स्टेट्स हैं। फिर रीजनल काउंसिल्स। देखो रीजनल काउंसिल्स में एक बात ये है कि ये स्पेसिफिक इश्यूज के लिए बनाई जाती है और स्पेसिफिक टेन्योर के लिए बनाई जाती है, ठीक है। स्पेसिफिक इशू हो गए या फिर कोई कंटीजेंसी आ गई, आकस्मिक स्थिति आ गई, तब ये रीजनल काउंसिल बनाई जाती है नीति आयोग। इसमें कौन कौन होता है और कौन कौन से इसमें स्टेट आ सकते हैं, वो स्टेट जिसमें ये इश्यूज या फिर कंटीजेंसीज आई हैं इंपैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और अ रीजन। ये सिर्फ एक स्टेट भी हो सकता है इसमें, 2 स्टेट भी हो सकता है इस काउंसिल में, और रीजन भी कोई एक, इस स्टेट का कोई एक स्पेसिफिक रीजन भी हो सकता है, ठीक है, एरिया मतलब कोई भी क्षेत्र। तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश के सभी चीफ मिनिस्टर्स और सब शामिल होंगे, वो गवर्निंग काउंसिल में शामिल होंगे। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, मतलब ये किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए भी हो सकती है। इनमें कौन कौन आएंगे, दीज आर फाउंड फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर एंड दीज आर कन्वेंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। किसके द्वारा बुलाई जाती है, ये प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का। एंड कंप्राइजेज ऑफ, और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द रीजन। मतलब जो ये गवर्निंग काउंसिल में थे ना चीफ मिनिस्टर स्टेट के, लेकिन सभी के नहीं, पर्टिकुलर एरिया के। फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्टेट है और तो इसके लिए रीजनल काउंसिल बनानी है, तो चाहे इसके एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए हो या फिर किसी भी एरिया के लिए, और इसके साथ ही मान लो ये लगती हुई यूनियन टेरिटरी है और इसके इन दोनों में ये इशू आया हुआ है, इस एरिया में भी और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में, तो इस रीजनल काउंसिल में कौन कौन शामिल होगा, इस स्टेट का तो चीफ मिनिस्टर, और इस यूनियन टेरिटरी मान लो यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है तो कौन आएगा, इस यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये इसमें शामिल होंगे। बुलाएगा कौन इसको, प्राइम मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द रीजन, दीज आर चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग और हिज नॉमिनी। और इसको चेयर कौन करेगा, या तो प्राइम मिनिस्टर जो कि नीति आयोग का चेयरमैन है, या फिर उसके नॉमिनी, मतलब चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर ने किसी को नॉमिनेट कराया भाई आप इस रीजनल काउंसिल को चेयर करो, तो वो भी इसको चेयर कर सकता है। फिर स्पेशल इनवाइटीज। स्पेशल मतलब देखो नाम से ही दिख रहा है, स्पेशल इनवाइटीज मतलब वो कहीं ना कहीं स्पेशल है। स्पेशल का मतलब वो अपने एरिया में एक्सपर्ट हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं विद रिलेवेंट डोमेन नॉलेज। उन्हें अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज होती है। एज अ स्पेशल इनवाइटीज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो कौन नॉमिनेट करेगा इसको, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन में पूछा था तो वो सही है। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, इसमें क्या क्या आएगा, इट कंप्राइजेस इन एडिशन टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के अलावा और ये सभी इसमें शामिल होंगे फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में। पहला तो है वाइस चेयरपर्सन, ये भी कौन किसके द्वारा अपॉइंट करा जाएगा, अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो अभी तक हमने 2 पढ़े जो अपॉइंटमेंट वाले हैं, तो स्पेशल इनवाइटीज और ये वाइस चेयरपर्सन को। और जो ये वाइस चेयरपर्सन होगा वो किस रैंक को एंजॉय करेगा, वो करेगा कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक को, ठीक है। अरे कैबिनेट मिनिस्टर कौन सी प्लेस पे आते हैं, ये 7th प्लेस में आते हैं। अगर हम जैसे हमारी बुक लक्ष्मीकांत में जो पीछे दिया गया है ना, जो रैंकिंग दी है, तो उसमें 7th नंबर पर आप देखेंगे कि ये कैबिनेट मिनिस्टर वहां पे दिए हैं, ठीक है। और लीडर ऑफ अपोजिशन भी 7th रैंक में ही आते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा भी और लोकसभा भी, उसका भी यही प्लेस होता है। तो वाइस चेयरपर्सन में ऐसा भी पूछ सकता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन की रैंक भी मतलब एंजॉय करता है, तो वो सेम बात ही है, ठीक है। फिर है मेंबर्स, फुल टाइम मेंबर्स। 3 टाइप के मेंबर्स हमने देखे, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम और एक्स ऑफिशियो। फुल टाइम में कौन सा, दे एंजॉय द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक को एंजॉय करेंगे। पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम कितने होंगे, 2, और एक्स ऑफिशियो में मैक्सिमम कितने होंगे, 4 मेंबर्स। तो जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं ये कहाँ से लिए जाएंगे, फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से और अदर जो रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस है ना उनसे, और वो भी उनकी एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में। एक्स ऑफिशियो मतलब वो पहले से ही अपने पद पर विराजमान है, उस पद पर कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो वो इसका मेंबर बन जाएगा, वो भी पार्ट टाइम के लिए। तो पार्ट टाइम मेंबर्स वुड बी ऑन अ रोटेशन, और ये रोटेशन बेसिस पे लिए जाते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन आएगा, मेंबर मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स यहाँ पे आएंगे, और ये लिए जाएंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। देखो सेंटर स्टेट से यहाँ पे नहीं बोला है, जो जो सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना
उससे इनको लिया जाता है टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगेन ये किसके द्वारा नॉमिनेट करे जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मतलब सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और उनमें से 4 मेंबर्स, मैक्सिमम 4 मेंबर्स को जो प्राइम मिनिस्टर है वो नॉमिनेट करेगा। किसके लिए? नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो मेंबर के लिए। ठीक है। फिर है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर। ये एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए, मतलब 5 साल के लिए या फिर ऐसे इसको फिक्स्ड टाइम के लिए क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत सरकार का सचिव, उसकी रैंक, उसके सामान इसको रैंक मिलती है। इसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। फिर है सेक्रेटरी एज डीम्ड नेसेसरी, और अगर सेक्रेटेरिएट एज डीम्ड नेसेसरी, और अगर जरूरत हो तो नीति आयोग का क्या बनाया जा सकता है? सचिवालय भी बनाया जा सकता है। 6th क्वेश्चन है फेडरेशन के बारे में। इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। उसके बारे में विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स दिस टेंडेंसी। नीचे कुछ प्रोविजंस दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को डिस्क्राइब कर रही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फेडरेशन तो है लेकिन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, मतलब सेंटर की तरफ ज्यादा झुकाव है, सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो फेडरेशन का प्रकार है इसको क्वाजाई फेडरलिज्म भी बोलते हैं। क्वाजाई फेडरलिज्म, जहां पे सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है, सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है, और हमने इसे कनाडा से गुरु करा है। दूसरी तरफ अमेरिका में क्या है? वहां पे ट्रू फेडरेशन है, वहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा सेंट्रलाइजिंग वहां पे टेंडेंसी नहीं है। पहली स्टेटमेंट है अ सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का भी और सेंटर का भी। अमेरिका में क्या है? सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट्स का अलग है। विद एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, वो फ्लेक्सिबल भी है भारत में, मतलब इसमें टाइम टू टाइम क्या किया जा सकता है? चेंजेस भी किए जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सिंगल और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन तो है हमारा, ठीक है, लेकिन इसका सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी से क्या मतलब हो गया? देखो हमारे संविधान में 3 टाइप से हम संशोधन, 3 टाइप से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। पहला क्या? कि सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आर्टिकल 360 के बियॉन्ड होते हैं, उसके स्कोप में ये नहीं आते हैं। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अगेन ऐसे अमेंडमेंट जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, स्टेट्स को यहाँ पे नहीं लिया है। मतलब इन दोनों में ही खाली स्टेट मतलब सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट कर सकती है। और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। तो देखो 3 प्रकार के देखे हमने, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और आधे से ज्यादा स्टेट की कंसेंट की जरूरत। तो आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों में सिर्फ पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट भी संशोधन कर सकती है, उसमें स्टेट की कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल जैसे 3 हो गया, आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 हो गया, मतलब स्टेट्स का अगर नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है। आर्टिकल 3 है जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, आर्टिकल 2। तो अगर सरकार है तो ये स्टेट से रिलेटेड, मतलब ये आर्टिकल स्टेट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है? सिर्फ मतलब केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट की तो जरूरत नहीं रही। तो ये क्या दिखा रहा है? ये सेंटर की ज्यादा पावर दिखा रहा है ना, मतलब सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास ज्यादा पावर्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। दूसरा है प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस और ये सब, तो उसका प्रोविजन। देखो हमें ये पता है कि राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि अगर वो चाहे तो और भी इन सर्विसेज को शामिल कर सकती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या फिर उनके पास ये पावर नहीं होती। तो ये भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को शो कर रहा है। तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, राज्यों में जो गवर्नर होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा करी जाती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को शो करता है। मतलब ये जो गवर्नर है नियुक्त तो किसी स्टेट के लिए करा गया है, लेकिन नियुक्त कौन कर रहा है? सेंटर के द्वारा इसको नियुक्त किया जा रहा है। मतलब ये जो गवर्नर होता है ये केंद्र सरकार का ही नुमाइंदा होता है स्टेट्स में, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को शो कर रही है। और हमारी तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अब देखो अनलाइक द यूएसए वेयर इट हैज 2 सेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर सेंटर और स्टेट्स, मतलब यूएसए में तो क्या है, सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स के लिए अलग है, लेकिन इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स के लिए भी वही है और सेंटर के लिए भी वही है। और
उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल भी है, अनलाइक द केस ऑफ अ ट्रू फेडरेशन वेयर इट विल बी रिजिड। और अमेरिका में क्या है, रिजिड है, मतलब कठोर है। वहां पे ऐसा नहीं है भारत की तरह बिना स्टेट्स की अनुमति लिए कोई संशोधन इतना जल्दी वहां पे नहीं हो जाता, तो वहां पे रिजिडिटी पाई जाती है अगर अमेंडमेंट करें तो। लेकिन इंडिया में क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। दिस इज अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, स्टेट्स बाउंड्रीज कैन बी अल्टर्ड बाय द सेंटर। मतलब ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को शो करता है, और स्टेट्स की बाउंड्रीज को स्टेट्स की अनुमति के बिना भी अल्टर करा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 3। मतलब कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 3 में जो कि स्टेट से रिलेटेड है, बिना स्टेट की सहमति के भी चेंज किया जा सकता है। फिर है द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कैंडिडेट होते हैं, जैसा कि आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, सिविल सर्विसेज का, आईएएस आईपीएस चुने जाते हैं, तो वो किसके द्वारा रिक्रूट होते हैं और ट्रेनिंग किसके द्वारा की जाती है, सेंटर के द्वारा। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सर्विस कहाँ पे देनी है, स्टेट्स में, विच डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रिमूव दैम। मतलब स्टेट्स के पास उनको रिमूव करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही थी। फिर था द गवर्नर, जो गवर्नर है, राज्य का राज्यपाल है, हैविंग मैनी डिस्क्रिशनरी पावर्स, उसके पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं। एट द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर। काम तो वो स्टेट में करता है, लेकिन अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, सेंटर के द्वारा। तो ये भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को शो करता है। देखो गवर्नर के पास तो दो टाइप की पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स उसको मिलते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और दूसरी सिचुएशनल होती है। ठीक है, ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, वो आर्टिकल 163 में इसके बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान में ही मेंशन है, और सिचुएशनल, देखो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स वाला टॉपिक है ना गवर्नर का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ना कि एग्जाम, क्योंकि ये न्यूज में रहता है, न्यूज में भी रहता है हमेशा। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नीचे 3 स्टेटमेंट दी हैं और पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। पहला है ओनली सिटीजंस आर इंक्लूडेड इन द एनपीआर, कि एनपीआर में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में सिर्फ सिटीजन शामिल होते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। द डाटा फॉर एनपीआर वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 along with the house listing phase of census 2011। इसके लिए आपको दो चीजों में डिफरेंस का पता होना चाहिए। पहले तो एक तो होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एक है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में सिटीजन से रिलेटेड डाटा होता है, और एनपीआर में ना केवल सिटीजन्स बल्कि अगर हमारे देश में कोई फॉरनर रह रहा है ना, उसका भी यहाँ पे डाटा होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। और दूसरी चीज की ये कौन सा फेज है, हाउस लिस्टिंग फेज क्या होता है। देखो जब सेंसस होती है, जैसे अभी पहले 2011 की सेंसस हुई थी, अभी 2021 की सेंसस होनी है, तो इसके 2 फेज होंगे। पहले फेज में क्या होगा, हाउस लिस्टिंग होगी, या फिर कह सकते हैं हम हाउस सेंसस भी उसको बोलते हैं। दूसरा है जो कि मेन होती है, दूसरी एन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो जनसंख्या है, लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पे बेसिक एनालिटिकल पार्ट इसमें लिया जाता है। मतलब नाम क्या है लोगों का, जॉब क्या है, ऑक्यूपेशन, कास्ट, जेंडर, ये सभी दूसरे वाले फेज में होते हैं। तो 2 फेज होते हैं इसके। अभी जो सेंसस होनी थी 2021 की, वो कोविड की वजह से डिले कर दी गई है। पहले तो ये 1 अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी, मतलब 1 अप्रैल 2020 से था इसका शुरू होनी थी, फिर कोविड के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया, और अब दोबारा से इसको सितंबर 2022 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, पहला ये ओनली सिटीजन आर इंक्लूडेड इन द एनपीआर, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि हमने देखा कि एनपीआर में ना केवल सिटीजन बल्कि फॉरनर्स भी आते हैं। और कौन से फॉरनर्स, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। मतलब हर एक वो यूजुअल रेसिडेंट, सामान्य नागरिक जो भारत में रह रहा है, उसको मैंडेटरी है एनपीआर के साथ रजिस्टर करवाना। तो ये स्टेटमेंट सही है। द डाटा फॉर एनपीआर वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010। एनपीआर के लिए पहली बार डाटा 2010 में कलेक्ट किया गया था, जब हाउस लिस्टिंग फेज हुआ था। मतलब ये पहले वाला फेज किसका, 2011 की सेंसस के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। मतलब एनपीआर को 2010-11 से पहले नहीं शामिल किया जाता था, इसके डाटा को नहीं कलेक्ट करा जाता था। लेकिन जब 2011 की सेंसस हुई थी, तो उसका जो हाउस लिस्टिंग फेज था, पहला फेज, तो उस टाइम पे एनपीआर के लिए भी डाटा कलेक्ट किया गया था। उसके बाद अब 2021 में करा जाएगा इसके लिए डाटा कलेक्ट। कब, जब हाउस लिस्टिंग फेज, मतलब पहला फेज जब होगा। और उसके अलावा एक बात मैं और आपको बता दूं कि एनपीआर जो है उसमें बीच में भी अपडेशन होते रहते हैं। एनआरसी मतलब जो सेंसस हुई थी, वो एक तो 2011 में हुई थी, और अब सीधी 2021 में हुई थी। इसमें कोई डाटा में कोई अपडेशन नहीं हुई। लेकिन एनपीआर में 2015 में डाटा को अपडेट करा गया था, और उसके बाद अब 2021 में इसको देखा जाएगा, कलेक्ट करा जाएगा। तो स्टेटमेंट बी और दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7th का बी इज द राइट आंसर। 2 and 3। इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस एंड कलेक्शन ऑफ डिटेल्स टू अपडेट
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हैव बीन पोस्टपोन्ड एट लीस्ट टिल सितंबर। ये मैंने आपको बताया सितंबर 2022 की, इसको फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। एनपीआर क्या है? द एनपीआर इज अ लिस्ट ऑफ, किसकी लिस्ट? यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कौन से यूजुअल रेसिडेंट? जो कि भारत में कम से कम पिछले 6 महीने से रह रहे हों या फिर अगले 6 महीनों तक उनका भारत में रहने का इरादा हो, उन सभी को यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री माना जाएगा। इसमें फॉरेनर्स भी शामिल होंगे, ठीक है। तो द एनपीआर इज अ लिस्ट ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जितने भी रेसिडेंट हैं भारत में उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है, न केवल सिटीजन्स बल्कि फॉरेनर्स भी इसमें आते हैं। अगर माइग्रेशन के द्वारा कोई आए, जैसे माइग्रेंट आए हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। होम मिनिस्ट्री के अनुसार यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री क्या है? इज वन हु हैज बीन रिसाइडिंग इन अ लोकल एरिया फॉर एट लीस्ट द लास्ट 6 मंथ। या तो मान लो यहाँ पे एनपीआर की गणना हो रही है, या तो वो पिछले 6 महीने से रह रहा हो, या फिर इंटेंड्स टू स्टे इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, किसी वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने भी उसका यहाँ पे रहने का इरादा हो, तो उसको भी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में शामिल करा जाएगा, उसका भी डाटा दर्ज करा जाएगा। एनपीआर जो है वो सिटीजनशिप एनुमरेशन ड्राइव नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीजन से रिलेटेड, उसके लिए तो एनसीआर हो रहा है ना, एनआरसी हो रहा है ना, जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन है वो, एज इट वुड रिकॉर्ड। अब ऐसा नहीं है कि अगर सिटीजन को एनआरसी में शामिल कर लिया तो एनपीआर में दोनों ही आएंगे, फॉरनर्स भी और सिटीजन भी, ठीक है। एज इट वुड रिकॉर्ड इवन अ फॉरेन नेशनल स्टेइंग इन अ लोकेलिटी फॉर मोर देन 6 मंथ्स। क्या? कौन सा? एनपीआर में। दिस मेक्स एनपीआर डिफरेंट फ्रॉम एनआरसी, और यही चीज जो है एनपीआर को एनसीआरसी से डिफरेंट बनाती है कि इसमें फॉरेन नेशनल्स को भी शामिल किया जाता है। क्योंकि एनआरसी में क्या है, विच इंक्लूड्स ओनली सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स को उसमें शामिल किया जाता है, वाइल सीकिंग टू आइडेंटिफाई एंड एक्सक्लूड नॉन सिटीजन्स, और एनआरसी में नॉन सिटीजन्स को एक्सक्लूड करा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई थी। द एनपीआर इज बीइंग प्रिपेयर्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003। कौन से एक्ट के प्रोविजन और कौन से रूल्स के प्रोविजन यहाँ पे के अंडर में प्रिपेयर करा जाता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के और रूल्स 2003 के जो सिटीजनशिप एक्ट रूल्स थे वो, तो उनके अनुसार उनके अंडर में इसको बनाया जाता है, प्रिपेयर करा जाता है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी चलेगी, ये मैंडेटरी है सभी के लिए कि वो एनपीआर में अपने आप को रजिस्टर कराएं। फिर यहाँ पे दिया कि ओनली असम विल नॉट बी इंक्लूडेड एज पर अ नोटिफिकेशन बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इन अगस्त गिवन द रिसेंटली कंप्लीटेड एनआरसी इन दैट स्टेट। देखो एनआरसी का असम को इसमें शामिल नहीं करा जाएगा, जो भी 2021 के नाम का, जो अभी सितंबर 2022 में ये बोल रहे हैं कि वो पोस्टपोन हो गया सितंबर 2022 तक। तो असम में एनपीआर का डाटा यहाँ पे शामिल नहीं करा जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एनआरसी का पेज पूरा हो चुका है। एनपीआर विल बी कंडक्टेड इन कंजंक्शन विद द हाउस लिस्टिंग पेज। अब ऐसा पूछे कि जो एनपीआर है वो कब कंडक्ट किया जाता है, तो जब भी सेंसस होगी 2021 की, उसका जो पहला फेज होगा ना, हाउस लिस्टिंग पेज, ना कि दूसरे में तो क्या है, एनिमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन के बारे में बेसिक एनालिटिकल डिटेल्स यहाँ पे ली जाती हैं। तो एनपीआर पहले वाले फेज के साथ किया जाता है, द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस, बाय द किसके द्वारा? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फॉर सेंसस 2021। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा किया जाएगा? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा करा जाएगा। जो ये एनपीआर है वो लोकल लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल, सभी लेवल पर इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर है द डाटा फॉर एनपीआर वाज फर्स्ट कलेक्ट कब किया गया था? 2010 में। हमने ये देख लिया था पहले भी, अलोंग विद हाउस लिस्टिंग फेज किसका? सेंसस 2011 का। इन 2015 में क्या किया गया? दिस डाटा वाज अपडेटेड, इस डाटा को अपडेट किया गया, कंडक्टिंग डोर टू डोर सर्वे, डोर टू डोर सर्वे करके इसको अपडेट भी किया गया था। देखो एनपीआर में और सेंसस में भी हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एनपीआर में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है ना, वो लिमिटेड डाटा होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेनर्स भी अगर इसमें शामिल किया जाता है, उसकी बायोमेट्रिक डिटेल भी, आधार कार्ड भी, सब कुछ उसमें शामिल नहीं। एनपीआर में ऐसा नहीं किया जाता है, वहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करी जाती है। लेकिन सेंसस में क्या है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं, आपका आधार कार्ड भी नंबर भी मांगा जा सकता है, आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स भी मांगी जा सकती है। लेकिन एनपीआर में क्या है, लिमिटेड डाटा होता है। लेकिन एनपीआर का एक ये फायदा है कि अपडेटेड भी होता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे 2015 में डोर टू डोर के माध्यम से इसको अपडेट किया गया था, लेकिन सेंसस 2011 में हुई थी और अब 2021 में ही होगी, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दी गई है, बतानी है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट इनमें से कौन सी है। देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी है, ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड विदर एनी मैटर
forms a part of the basic structure of the constitution or not? तो देखो there is no limit। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी लिमिट तक उसको पूरा चेंज भी कर सकता है। अगर मान लो जो संविधान निर्माताओं ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ये पूरा चेंज करके उसको दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इस पर लगाम लगाता रहता है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पर। वो कैसे हम देखेंगे। फिर है ओनली द प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट को राइट है कि वो डिसाइड करे कि कोई भी मैटर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी मैटर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या फिर नहीं है। तो देखो हमने केशवानंद भारती जजमेंट के बारे में पता है जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि इन फ्यूचर अगर कोई केस आता है, कोई इशू, कोई मैटर या कोई इशू आता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम और केस को देखकर कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस पावर को अपने पास ही रख लिया। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे डिसाइड करेगा। तो पहला कि देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी टाइम टू टाइम क्या करता है, पार्लियामेंट की इस पावर पर लगाम लगाता रहता है। ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड विदर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी क्योंकि प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करता। ये कौन डिसाइड करता है कि कोई जो इशू है, कोई मैटर संविधान बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो 8 का क्या हो जाएगा? डी, नीदर वन नॉर टू, कोई भी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। इन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था किस केस में? केशवानंद भारती केस में, दैट की देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का एक मूल ढांचा है एंड नोबडी नॉट इवन द पार्लियामेंट, और कोई भी नहीं, पार्लियामेंट भी नहीं, अमेंडमेंट के माध्यम से कैन वियोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, और पार्लियामेंट भी अमेंडमेंट के माध्यम से इस बेसिक स्ट्रक्चर को वियोलेट नहीं कर सकती। और उसके साथ ही कोर्ट ने और क्या बोला था? दो और चीजों के बारे में बताया था। फर्स्ट, इट सेड दैट द राइट टू प्रॉपर्टी द डिस्प्यूटेड इशू, क्योंकि उस टाइम पे जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो डिस्प्यूटेड इशू था, मतलब लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे। तो इसीलिए जो राइट टू प्रॉपर्टी एक विवादित मुद्दा था उस समय पे। राइट टू प्रॉपर्टी आज के टाइम पे क्या है? आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट है। पहले क्या था हमारे मूल संविधान में? इसको आर्टिकल 19(1)F के तहत और 31 आर्टिकल ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे और ये एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, पहले 7 हमारे फंडामेंटल राइट थे मूल संविधान में, जो कि आज 6 हैं। तो 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ? 44th अमेंडमेंट के बाद इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। लेकिन उससे पहले ये जजमेंट तो उससे पहले आ गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे क्या बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है एंड देयरफॉर कुड बी सुटेबली एब्रेस्ड, और इसको जरूरत के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। सेकेंडली, और दूसरा क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट रिजर्व्ड टू इटसेल्फ द राइट, कोर्ट ने अपने पास एक राइट को रिजर्व कर लिया। वो क्या था? डिसाइड करने का कि जो वेरियस मैटर्स हैं जो टाइम टू टाइम आएंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। एंड दिस केस इज परहैप्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ जुडिशरी यूजेस इट्स पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कैसे संविधान को इंटरप्रेट करने में, उसकी व्याख्या करने में किस तरह से जुडिशरी जो है वो हेल्प करती है, वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल था केशवानंद भारती केस का। तो आपने देखा कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है ना, वो उसकी ऐसा नहीं है कि उसके पास वो फुल पावर है और कैसे भी चेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इस पर लगाम लगाता रहता है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट पूछी गई है, फिर बताना है कि कौन सी इनमें से करेक्ट है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक, इस बैंक में इंडिया दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। दूसरी स्टेटमेंट है बोथ यूएसए एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर्स, ना तो जापान और ना ही यूएसए इसके पार्ट हैं। तो देखो आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इससे रिलेटेड जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है। क्यों? क्योंकि सबसे लार्जेस्ट कौन सा इन्वेस्टर है? चाइना की सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग, और दूसरे नंबर पर कौन है? इंडिया। और बोथ यूएसए एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर, ये भी स्टेटमेंट सही है, ना तो यूएसए और ना ही जापान इसके पार्ट हैं। तो स्टेटमेंट सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही हो जाते हैं। आज के टाइम पे इसके 105 मेंबर्स हैं इस बैंक के, और इसको 2015-16 में इसको फॉर्म करा गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चाइना में। ठीक है, तो देखो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ए नाम से 2 बैंक है, एक तो आसियान डेवलपमेंट बैंक है और एक है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। AIIB तो 2015-16 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था, लेकिन जो ADB है उसको 1996 में दिसंबर 1966 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में, जबकि AIIB का है बीजिंग, चाइना में। और ADB में क्या है? 68 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, और AIIB में 105 मेंबर्स। तो कई बार इन दोनों में कंफ्यूजन होती रहती है, तो प्लीज इस कंफ्यूजन को
दूर करना। रिसेंटली अभी हाल ही में क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फॉर्मर गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, उनको अपॉइंट करा गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजिंग बेस्ड AIIB। हाल ही में उर्जित पटेल जी को AIIB का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, इसलिए ये न्यूज में है। AIIB इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक that aims to improve economic and social outcomes in Asia. AIIB's president and board of directors have approved 167 projects। ये एक जनरल स्टेटमेंट्स हैं कि इसने हाल ही में 167 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करा है एंड प्रोजेक्ट अप्रूवल वाज गाइडेड बाय द बैंक स्ट्रेटजिक गोल्स एंड थीमेटिक प्रायोरिटीज। AIB के कितने मेंबर हैं आज के टाइम पे? 105 मेंबर्स हैं एंड इज ओपन टू एक्सेप्टिंग एडिशनल मेंबर्स। और अगर और कोई भी देश चाहे तो वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। ये सदस्यता जो है वो ओपन है सभी के लिए। AIIB इज हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग, चाइना। चाइना में बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। AIIB कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। हैज अप्रूव्ड मोर लोन्स फॉर इंडिया देन एनी अदर मेंबर ऑफ द बैंक। ये बोल रहे हैं कि इस बैंक के जैसे 105 मेंबर्स हैं, उनमें से इंडिया को इस बैंक के द्वारा ज्यादा लोन प्रोवाइड करवाए गए हैं। द AIIB हैज फंडेड 28 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया अमाउंटिंग इतने रुपए का, इतने डॉलर का, $6.7 बिलियन का। और इतने प्रोजेक्ट्स के लिए AIIB ने क्या किया है? लोन प्रोवाइड करवाए हैं। इनिशियली 70 to 80% ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर को फाइनेंस्ड बट नाउ दैट शेयर ऑफ प्रोजेक्ट इज स्टैंड अलोन। ये बोल रहे हैं कि पहले क्या होता था, शुरुआत में 70 से 80% जो ये प्रोजेक्ट होते थे उसमें वो को फाइनेंस्ड होते थे। मतलब कुछ किसी बैंक का पार्ट, कुछ मान लो ADB ने कुछ दे दिया पार्ट, कुछ AIIB ने कंट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन आज अब क्या हो रहा है कि बट नाउ दैट शेयर ऑफ प्रोजेक्ट्स इज स्टैंड अलोन। लगभग सारा ही पैसा इन प्रोजेक्ट्स के लिए AIIB से आ रहा है। चाइना इज इट्स बिगेस्ट शेयर होल्डर। चाइना पहला सबसे बड़ा शेयर होल्डर है एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट और भारत दूसरे नंबर पर है। द USA एंड द जापान आर नॉट अमंग इट्स मेंबर्स। और USA और जापान इसके मेंबर्स नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। एक तो देखो हेडक्वार्टर में कंफ्यूजन रहता है, एक इसमें कि कौन सा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है कौन सा नहीं। खासकर इंडिया का पूछा जाता है, इंडिया लार्जेस्ट है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। और ये भी कि कौन कौन से USA का, स्पेशली USA और जापान उसके पार्ट है या नहीं। तो आप इन सभी को याद रखना। 10वां क्वेश्चन है डेमोक्रेसी के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ड्रॉबैक्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं? 3 स्टेटमेंट दी है, पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी। मतलब डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं जिससे क्या आ जाती है? इंस्टेबिलिटी। ये स्टेटमेंट सही है। देखो लीडर्स क्या है, लीडर्स में हम मिनिस्टर्स को मान के चलेंगे, जिसमें सेंटर के लेवल पर प्राइम मिनिस्टर हो गया, स्टेट के लेवल पर चीफ मिनिस्टर हो गया, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, दोनों ही लेवल पर, सेंटर पर भी और स्टेट्स पर भी। क्यों? वही लीडर्स का काम करते हैं, वही पॉलिसीज बनाते हैं, वही पॉलिसीज बनती हैं। तो लीडर्स बदलते रहते हैं डेमोक्रेसी में, जिससे क्या होता है? अस्थिरता आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई हेरिडेटरी होता है, कोई एक ही पार्टी सत्ता में है। ऐसा तो भारत में नहीं है, कई पार्टीज हैं, कभी कोई पार्टी रूल में आ गई, कभी कोई, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन, डेमोक्रेसी में करप्शन भी हो सकता है। क्यों? एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऐसा हो सकता है कि लोगों को कोई इंड्यूसमेंट्स देकर जो है अपनी तरफ किया जा सकता है। तो डेमोक्रेसी में करप्शन के चांसेस होते हैं। डेमोक्रेसी इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फ्रेश एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस हैं वो जल्दबाजी में और गैर जिम्मेदार तरीके से लिए जाते हैं। देखो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में तो उल्टा देरी से निर्णय लिए जाते हैं और सोच समझ कर लिए जाते हैं। क्यों? जैसे हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कोई इनको बिल पास करना है, ऐसा हो कि वो स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई और भी कमेटीज हो गई, उनके पास सोच विचार के लिए उस डिसीजन को भेजा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वो बिल, कोई बिल होगा तो वो पहले तो मान लो राज्यसभा में सबसे पहले लाया गया था, तो फिर क्या होगा? राज्यसभा में पास होकर लोकसभा के पास जाएगा, फिर जो है वो प्रेसिडेंट की सहमति उसे ली जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है काफी लंबी हो जाती है और हर लेवल पर इस पर चर्चा होती है। तो डिसीजन ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो कौन सा आंसर सही है? 1 and 2 ओनली। तो ए इज द राइट आंसर। तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। मतलब डेमोक्रेसी में एंश्योर किया जाता है कि लोग अपना डिसीजन खुद लें। मेनली इलेक्शन के टाइम पे, जैसे हमारे देश में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें या फिर स्टेट्स में अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें, तो लोगों को खुद निर्णय लेना होता है कि वो किसको वोट दे, किसको नहीं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि इस इलेक्शन की वजह से करप्शन भी हो सकता है, ठीक है। करप्शन भी हो सकता है, लोगों को इंड्यूसमेंट्स दी जा सकती है, प्रलोभन दिया जा सकता है कि वो किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट डालें, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या है, लोग ये इंश्योर किया जाता है कि लोग अपना डिसीजन खुद लें एंड दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके डिसीजन अच्छे ही होंगे, ठीक है। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। और जो ये इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों की, कई बार डिसीजन मेकिंग में लोगों को भी शामिल करा जाता है, तो इससे क्या होगा? देरी आएगी डिसीजन लेने में। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि
डेमोक्रेसी में लीडरशिप में भी चेंजेस होते रहते हैं, कभी कोई पार्टी सत्ता में आती है, कभी कोई। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। तो मान लो पहले कोई सत्ता, एक पार्टी ए सत्ता में थी और उसने अच्छे डिसीजन लिए देश के लिए, हो सकता है कि पार्टी बी सत्ता में जब आए तो उनको नकार दे और उनको कैंसिल कर दे, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पर भी प्रभाव पड़ता है और इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। फिर है डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन। डेमोक्रेसी से करप्शन भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रल कंपटीशन होगा और वहाँ पे ड्यू टू मोर एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर जैसे जो है पार्टीज वो करती हैं, तो जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है वो इलीगल तरीके से वो पैसे कहीं पे लाए गए हो, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये भी करप्शन का ही पार्ट है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ये इसके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट्स डेमोक्रेसी के नेगेटिव पार्ट को दिखाती है, जो कि मेंस के लिए भी देखो ये इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पूछे जा सकते हैं। तो डेमोक्रेसी कंसल्टेशन पर और डिस्कशंस पर बेस्ड होती है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्संस, काफी सारे व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशंस होता है, मीटिंग्स होती हैं। And when a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. और जब इतने ज्यादा लोग और कई लेवल पर ये डिसीजन उनके बारे में चर्चा करी जाएगी, तो इससे मिस्टेक्स होने की जो संभावना है वो कम होगी। दिस टेक्स टाइम, और इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, बट देयर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। लेकिन जब इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बात आती है, जब देश के लेवल पर बड़े एरिया के बेनिफिट के लिए बात होती है, तो वो सही है कि डिसीजन में भले ही देरी हो बट अच्छे डिसीजन ले जाए। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पांसिबल डिसीजंस, और जो पूरे तरीके से जो जल्दबाजी में रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लिए जाते हैं, वो जो चांसेस है वो डेमोक्रेसी से रिड्यूस हो जाती है। दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि डेमोक्रेसी से डिसीजन मेकिंग की पावर, जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट, पहली दोनों स्टेटमेंट सही थी और थर्ड स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर इनमें से बता। पहला है दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। मतलब जो फंडामेंटल राइट है वो अनुल्लंघनीय है, ठीक है, रक्षणीय है, मतलब उसकी प्रकृति से क्या है, रक्षणीय है, और वो कभी भी अमेंड नहीं करे जा सकते। ये देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें पता है फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट हो सकता है। जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 44 जब 44th अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें जो आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको क्या कर दिया गया था, उसको आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट बना दिया था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट अमेंड किए जा सकते हैं। और अगली स्टेटमेंट, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मतलब ये ना केवल स्टेट के बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी इसके माध्यम से जो है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई करनी है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे पूछा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आर्टिकल 17 को ले, देखो स्टेट का तो हमें पता है कि स्टेट के खिलाफ जाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो। लेकिन हम जैसे एग्जांपल लें आर्टिकल 17 का, जो किससे रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 23 हो गया, आर्टिकल 24 हो गया, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड ये राइट है। तो मान लो अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 23 और 24 का हनन करता है, 23 में क्या है, अवैध व्यापार, किसमें, मैन एंड वुमेन में, चिल्ड्रन में, किसी में भी। और 24 किसकी बात करता है, आर्टिकल 24 बोलता है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, ठीक है, बंधुआ मजदूरी और इन चीजों से रिलेटेड बातें करता है। तो क्या अगर कोई व्यक्ति है, वो स्टेट्स का मतलब सरकार का पार्ट नहीं है, स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है, अगर ये उसका पार्ट नहीं है स्टेट का, तो क्या इसके खिलाफ, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता? तो गलत हो जाएगी ना स्टेटमेंट। अगर कोई छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है या फिर 23 और 24 का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है आर्टिकल्स का, तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही कर सकता है। तो दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। फिर दे ऑपरेट एज चेक्स ऑन द टिरेनी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, अगेन ये स्टेटमेंट सही है। फंडामेंटल राइट्स एग्जीक्यूटिव की और जो लेजिस्लेचर है उसकी निरंकुशता पर क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस लगाते हैं। क्यों? अगर व्यक्तियों के, मान लो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत कहां पे जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और आर्टिकल 226 के अंडर वो हाई कोर्ट में जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार की जो निरंकुशता है ना, उस पर क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो स्टेटमेंट दूसरी और तीसरी दोनों स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है टिल दे डू नॉट वियोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक अमेंडमेंट किया जा सकता है जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वियोलेट ना कर रहे हो, एंड दस दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, वो सैक्रोसैंक्ट, वो अनुल्लंघनीय या फिर रक्षणीय नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स दीज आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ बोथ स्टेट्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, सही बात है। फ्यू राइट्स लाइक एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का राइट हो गया, आर्टिकल 23-24 हमने पढ़ा था, दीज आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजंस ऑल्सो।
देखो, आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर चीजों को पढ़ते जाओगे ना, कॉन्सेप्ट्स को, तो याद रखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। और ना केवल प्रीलिम्स, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स तो निकाला नहीं है, मेंस भी करना है, तो वहां तो आपको एग्जाम्पल्स डालने ही पड़ेंगे और समझने में भी आसानी होगी। इसलिए जो भी पढ़े एग्जाम्पल्स के साथ आप पढ़ना चाहिए आपको। दिस राइट्स लिमिट टू द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों की पावर को लिमिट करते हैं एंड दस प्रिवेंट टिरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के निरंकुशता पर वो रोक लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट विद रिगार्ड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, और नीचे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है कि कौन सी इनमें से करेक्ट है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे संविधान के पार्ट 4A में दी गई हैं और आर्टिकल 51A इससे संबंधित है। अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन है। तो तो आपको इतना तो क्या आपको पता है कि हमारे ओरिजिनल संविधान में, मतलब जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज उसका पार्ट नहीं थी। इनको 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उनके बाद जब सरवण सिंह कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी थी, तो सरवण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इनको हमारे संविधान में ऐड करा गया था और उस टाइम पे सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा था। आज हम क्या देखते हैं कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इन टोटल। तो जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था तब ऐड करा गया था। तो टोटल 11 हो गई। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी भी नहीं थी। 10 को कब ऐड किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, और एक को 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो 2002 में हुआ था। अब देख लेते हैं कि दे कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ लॉ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज देश के नागरिकों की ड्यूटी, मतलब कुछ ऐसी ड्यूटी जो एक देश के सिटीजन को, एक नागरिक को क्या करनी चाहिए? निभानी चाहिए। ठीक है, इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो हमें इतना तो पता है कि ये जुडिशियबल नहीं है। मतलब अगर कोई नागरिक इनको इनको इन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है, तो वो ऐसा नहीं है कि सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीधे चली जाएगी या फिर हाई कोर्ट में। लेकिन क्या, अब हम ये भी देखेंगे आगे कि क्या सरकार कोई ऐसा लेजिस्लेशन बना सकती है जिससे ये जो सिटीजन है वो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाए, वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी? दे कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट्स। कोर्ट्स मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्या ये कोर्ट्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ की, संविधान की, जो कानून है उसकी संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए यूज करी जा सकती हैं? तो स्टेटमेंट सही है। 1992 में, क्योंकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि वो किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ डिटरमाइन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रूलिंग दी थी, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। दूसरी है, दे कैन बी एनफोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। तो जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा लेजिस्लेशन पास करके क्या एनफोर्स करी जा सकती है? तो डेफिनेटली करी जा सकती हैं। देखो, एक फंडामेंटल ड्यूटीज है एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना किसी भी नागरिक का जो है वो मूल कर्तव्य है। ऐसा हमारे संविधान के जो 51A का पार्ट G है उसमें बोला गया है। तो हमें ये पता है कि 1980 में फॉरेस्ट एक्ट सरकार द्वारा लाया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया था। तो हमें पता है कि जो भी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो सिटीजन्स पर बाध्यकारी होंगे। अगर कोई ऐसा प्रोविजन होगा कि जिनका हनन हनन अगर कोई व्यक्ति करे तो उसको जेल होगा, फिर फाइन होगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार लेजिस्लेशन लाई, और जो ये आर्टिकल 51A G में जो ये फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है कि नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, वो क्या होगी? एनफोर्स होगी। तो आपने देखा इस तरह से कि सरकार जो है वो एनफोर्स कर सकती है फंडामेंटल ड्यूटीज को भी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो सी हमारा सही उत्तर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ। किसी भी कानून की संवैधानिकता को निर्धारित करने के लिए इन्हें यूज किया जा सकता है। पार्लियामेंट इज फ्री, मतलब हमारी संसद फ्री होती है क्या करने के लिए? एनफोर्स करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को थ्रू सुटेबल लेजिस्लेशन। मैनी लेजिस्लेशंस लाइक द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 मेक इंसल्ट टू नेशनल सिंबल्स अ पनिशेबल एक्ट। ठीक है, देखो एक और हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी है 51A के A में दी गई है। वो क्या है कि नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, और हमारे जो आइडियल्स है, जो फ्रीडम फाइटर्स है, उनकी रिस्पेक्ट करना वो एक मूल कर्तव्य है नागरिकों का। लेकिन सरकार ने जैसे, हालांकि ये 1971 का जो ये एक्ट था ये पहले ही ला दिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने से पहले, लेकिन ऐसे और भी सरकार एक्ट ला सकती है जिससे इन फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करा जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट क्या करता है कि कोई भी अगर नेशनल फ्लैग को, जैसे नेशनल एंथम इत्यादि की अगर कोई इंसल्ट करता है तो वो एक पनिशेबल एक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेक्युलरिज्म से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म एज एडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
और 3 स्टेटमेंट दी है, पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे इंडियन सेक्युलरिज्म की स्पेसिफिकली बात करिए, इसका मतलब सेक्युलरिज्म और भी तरह का होगा। देखो सेक्युलरिज्म एक तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हम देखते हैं सेक्युलरिज्म का, एक जैसे इंडियन कॉन्सेप्ट। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जो रिलीजन है ना, रिलीजन और स्टेट, स्टेट मतलब सरकार या फिर सत्ता जो भी है, तो वो दोनों जो है वो एब्सोल्युटली और स्ट्रिक्टली सेपरेट होते हैं। ठीक है, देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है, वहां पे रिलीजन और स्टेट एक समान, रिलीजन और स्टेट में कोई स्ट्रिक्ट जो है सेपरेशन नहीं है। क्योंकि इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 है, जब 25 से 28 तक जो रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है, उस पर सरकार रेजोनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसका मतलब सरकार इंटरफेयर कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नागरिक कुछ भी करे और सरकार उसको सेपरेशन मानकर कि हमारे यहाँ तो सेकुलरिज्म का स्ट्रिक्ट जो है कॉन्सेप्ट लागू है तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है इंडिया के केस में। तो वेस्टर्न में क्या है, रिलीजन इज ट्रीटेड एज अ पर्सनल मैटर, रिलीजन को एक पर्सनल मैटर माना जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन इज हियर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि रिलीजन पर्सनल मैटर, रिलीजन का पर्सनल मैटर होना और स्टेट की कोई इंटरफेरेंस ना होना, वो सेक्युलरिज्म का पार्ट तो है, लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म का नहीं, वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का पार्ट है। ठीक है, इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। फिर है, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और कास्ट। मतलब कोई भी नागरिक, किसी भी नागरिक को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा जिसको सहायता की जाती है या फिर स्टेट के द्वारा जो मेंटेन करा जाता है, किसी भी रिलीजन या कास्ट के बेस पर नागरिक को एंट्री से नहीं रोका जा सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में जैसे आर्टिकल 29 और 30 ये राइट टू माइनॉरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब माइनॉरिटी से रिलेटेड यहाँ पे कि कोई भी जो है रिलीजन और कास्ट के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल 19 के 2 में ये बात स्पेसिफिकली मेंशन है कि स्टेट इनको डिनाई नहीं करेगा किसी भी रिलीजन और कास्ट के बेस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए। तो स्टेटमेंट सही हो जाती है। देखो आप साथ साथ आर्टिकल अगर कहीं पे आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन सा आर्टिकल प्रयोग हो रहा है, तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो और भी सही होगी और आप लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे और मेंस में भी आपको इसका फायदा होगा। फिर है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी लिमिटेशन। देखो ये स्टेटमेंट दिख ही रही है कि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा कि सभी रिलीजियस डिनोमिनेशन वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और वो भी विदाउट एनी लिमिटेशन, बिना किसी लिमिट के। तो स्टेटमेंट गलत है। अब ये रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होते हैं, ये आर्टिकल 26 में दिए गए हैं। आर्टिकल 26 में ये प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा रिलीजियस डिनोमिनेशन का। और रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी 1982 में। कौन से केस में? एक एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 1982 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी और बोला था कि जो भी डिनोमिनेशन गाइडलाइंस को फॉलो करेगा वो रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया। रामकृष्ण मिशन किसका रिलीजियस डिनोमिनेशन है? हिंदू धर्म का। ठीक है, हिंदू धर्म का एक पार्ट है। उसी तरह से जैसे शैव संप्रदाय हो गया, विष्णु संप्रदाय हो गया, तो ये क्या है, ये हिंदू धर्म के डिनोमिनेशन है ना। हिंदू रिलीजन कौन सा है? हिंदू डिनोमिनेशन मतलब पार्ट किसके हैं? ये हिंदू धर्म के। तो इस तरह से रामकृष्ण मिशन है, वैष्णविज्म है या फिर शैव संप्रदाय है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन के एग्जांपल्स हैं। और एसपी मित्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 को भी आप याद रखना, मेंस में ये आपके काम आ जाएगा लिखने के लिए। तो क्या उन पर कोई लिमिटेशन नहीं है? तो स्टेटमेंट गलत है। उन पर सरकार रिलीजियस जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो स्टेटमेंट कौन सी सही हो जाएगी? स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दो द वर्ड सेक्युलर वाज नॉट एडेड टू द प्रीएम्बल इनिशियली, कि प्रारंभ में सेक्युलरिज्म को प्रीएम्बल में ऐड नहीं करा गया था। हमें पता है कि प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था, उसमें प्रीएम्बल में 3 शब्दों को ऐड करा गया था, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, तीनों को। एसएसआई से भी हम याद रख सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एस फॉर सेक्युलर, एस फॉर सोशलिस्टिक और आई फॉर इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन में ऐड करा गया था। अब याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे संविधान में शुरुआत में तो सेक्युलर शब्द का प्रयोग नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली
सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही इनकॉर्पोरेटेड था। जैसे कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28 में दे रखा है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज है आर्टिकल 19 से 28 में जो दिए गए हैं, तो वो क्या शो करते हैं, वो सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली शो कर रहे हैं। हाउएवर इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। हमने देख लिया कि कैसे इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म से क्या है, अलग है। वेयर रिलीजन इज ट्रीटेड एज अ पर्सनल मैटर, मतलब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में रिलीजन को पर्सनल मैटर माना जाता है, और एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है किसमें, रिलीजन में और स्टेट में। इंडिया में क्या है, स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सेक्युलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिस। तो स्टेट क्या करता है, आर्थिक बेसिस पर पॉलिटिकल और सेक्युलर एक्टिविटीज को क्या कर सकता है, उन पर जो है उनको रेगुलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, थ्रोविंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू ऑल सेक्शंस, मतलब जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उनको सभी सेक्शंस के लिए खोलना, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, सभी के लिए खोलना जो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। तो ये क्या है, ये स्टेट का एक इंटरफेरेंस है किसमें, रिलीजन में, ठीक है। एज पर आर्टिकल 29(2), no citizen, as per article 29 part 2, no citizen can be denied entry into any educational institution mentioned by state only on the grounds of religion, race, caste or any of them। इनके बेसिस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्री से डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंटेन्ड बाय द स्टेट लिखा है। मेंटेन्ड बाय का स्टेट मतलब या तो स्टेट ने उसको मेंटेन करा हो, या फिर सरकार जो है उसको एड दे रही हो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। उसके बाद है द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एब्सोल्यूट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एब्सोल्यूट नहीं है। हमने पहले क्वेश्चन में भी ये देखा था कि सरकार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन देम। उदाहरण के लिए, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। मतलब हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन एस्टेब्लिश कर सकता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, लेकिन बट दिस इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। लेकिन अगर कोई इशू आता है पब्लिक ऑर्डर का, मोरालिटी का हनन होता है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस इज या आर रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, किस किस में, बिटवीन फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपीज में। फंडामेंटल राइट्स किस में दिए हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। वहीं दूसरी तरफ जो डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपीज को आर्टिकल 36 से लेकर 51 में दिया है। 51A में क्या दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं, ठीक है, जो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। तो इनके बारे में, इन केसेस के बारे में ये पूछा गया कि इनमें से कौन से केसेस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो जो पहला ये केस है, आईआर कोहिलो केस 2007, गोलकनाथ केस 1967, मनेका गांधी केस 1978 और मिनर्वा मिल्स केस 1980। इनमें से जो 2007 का जो ये 1978 का ये केस है, ये दोनों सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, जबकि जो गोलकनाथ केस है और मिनर्वा मिल्स केस है, ये दोनों ही डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड है। हम आगे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि किस तरह से ये इस केस में क्या क्या है, हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो दूसरी और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो बी इज द राइट आंसर। केसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज। चंपाकम दोराईराजन केस 1951। शुरुआत हुई थी चंपाकम दोराईराजन केस से। ये जो केस है इसकी शुरुआत हुई थी लैंड, भूमि इसका मेन मुद्दा था। देखो उस टाइम पे क्या हो रहा था, देश आजादी हुआ था और सरकार जो है वो लैंड रिफॉर्म्स ला रही थी। और उस समय पर आपको पता ही होगा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी हमारे संविधान में 7वां एक फंडामेंटल राइट था, जो कि आर्टिकल 31 में या फिर आर्टिकल 19(1) का जो एफ पार्ट है उससे ये संबंधित राइट था। तो सरकार लोगों से, उनकी जमींदारों से उनकी जमीन ले रही थी, तो वो क्या कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे सीधे और कह रहे थे कि ये हमारी राइट टू प्रॉपर्टी का हनन है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये चंपाकम दोराईराजन का एक केस आया जिसमें क्या हुआ, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तरफ तो क्या हो रहा था कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा था, उनसे प्रॉपर्टी छीनी जा रही थी, और दूसरी तरफ डीपीएसपीज मतलब सरकार जो है वो असमानताओं को दूर करने के लिए लैंड रिफॉर्म ला रही थी ताकि सभी में समान बंटवारा करा जा सके भूमि का, ठीक है। तो डीपीएसपीज में और फंडामेंटल राइट्स में इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आए, ठीक है, उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। तो इस केस में क्या हुआ, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स वुड प्रीवेल। मतलब अगर फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपीज में अगर कोई टसल चलती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फंडामेंटल राइट्स ऊपर रखे जाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या रखा, फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा और डीपीएसपीज को नीचे। इट डिक्लेयर्ड दैट डीपीएसपीज हैव टू कन्फर्म टू एंड रन एज सब्सिडरीज टू द फंडामेंटल राइट्स। मतलब जो डीपीएसपीज होंगे वो फंडामेंटल राइट्स के सब्सिडरीज होंगे। हाउएवर इट आल्सो हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ये इन्होंने कहा कि
ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करा जा सकता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। दिस लीड टू द, तो देखो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एक तो इन्होंने ये बोल दिया कि फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिवेल होंगे, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि सरकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सरकार ने क्या करा, सरकार कुछ अमेंडमेंट लेकर आई। दिस लीड टू द फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट टू इंप्लीमेंट सम ऑफ द डीपीएसपी। तो सरकार बदले में उसके, अगर हम देखो हम इन केसेस को ऐसे पढ़ेंगे, पहले तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देगी और फिर सरकार कोई ना कोई एक्ट लेकर आएगी, कोई ना कोई अमेंडमेंट लेकर आएगी उसके बाद। ठीक है, तो इस केस के बाद क्या हुआ, सरकार फर्स्ट, फोर्थ और 17वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो लेकर आई। पहला कब हुआ, 1951 में, फोर्थ 1955 में, और 17वां जो संशोधन हुआ था संविधान में वो 1964 में हुआ था। और पहले में क्या करा था, आपको पता है कि 9th शेड्यूल ऐड करी गई थी हमारे संविधान में। और 9th शेड्यूल का मतलब क्या था कि सरकार कोई भी अगर एक्ट पास करती है तो वो उसको 9th शेड्यूल में अगर डाल देगी तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से, या फिर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर करने के लिए एक्ट्स को, सरकार के कार्यों को ये 9th शेड्यूल लाया था सरकार ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है उनको, उसके लिए नेगेटिव चीज थी। तो उसके बाद गोलकनाथ केस आया 1967 का। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एब्रीज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। इससे पहले क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सरकार है, जो पार्लियामेंट है, वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि वो सैक्रोसैंक्ट है और किसी भी तरह से पार्लियामेंट इनको नागरिकों से नहीं छीन सकती है, इनको अनुलंघनीय बताया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, पहले तो क्या जजमेंट दे दी कि ठीक है आप अमेंड कर सकते हैं, तो सरकार ने बदले में अमेंडमेंट ले आई सरकार, तो क्या था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने गोरखनाथ केस में कि नहीं, इनको ये तो अनुलंघनीय है, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इनमें अमेंडमेंट नहीं करा जा सकता। हेंस द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनको अमेंड ही नहीं करा जा सकता। दिस लीड टू द एनेक्टमेंट ऑफ द 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट व्हिच इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 31C। अब सरकार, लेकिन सरकार ने क्या बोला, सरकार को क्या था, वो तो बोले हम तो बदलेंगे, तो एज ए रिजल्ट वो क्या लेकर आई, वो उन्होंने 24वां और 25वां संविधान संशोधन करा। इसके थ्रू आर्टिकल 31C को लाया गया। अब 31C में क्या बोला गया, आर्टिकल 31C में बोला कि जो 39B और 39C में जो डीपीएसपीज है ना, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार जो है वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 जो ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, इनको व्यूलेट कर सकती है और वो लीगल होगा। तो ऐसा सरकार ने बोला किसमें, 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा आया, केशवानंद भारती केस 1973। तो गोलकनाथ में केस में क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स ऊपर तो रहे, लेकिन कुछ केसेस में डीपीएसपीज को ज्यादा प्रिवेलिंगली, डीपीएसपीज को ज्यादा जो है पावर दी गई देन द फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से डीपीएसपीज में, जो कि 39B है और 39C। ठीक है, उसके बाद आया 1973 का केशवानंद भारती केस, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 31C था ना, जो सरकार लेकर आई थी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड बता दिया। किस बेसिस पर, ऑन द ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत वो आती है। तो इस आधार पर उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। दिस लीड टू द एनेक्टमेंट ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और सरकार फिर से 42वां संविधान संशोधन ले आई, विच गेव लीगल प्राइमेसी एंड सुप्रीमेसी टू द डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14, 19 और 21। तो यहाँ पे क्या हुआ कि केशवानंद भारती केस में यहाँ पे सरकार ने बोला कि अब सभी डीपीएसपीज को, ओल्ड डीपीएसपीज सभी को ऊपर रखा जाएगा, किससे, फंडामेंटल राइट्स से। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, 14, 19 और 21। देखो गोलकनाथ केस में हमने क्या देखा था कि सरकार ने बोला कि डीपीएसपीज 39B में और जो C में डीपीएसपीज दिए गए हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, किसके कंपेरिजन में, आर्टिकल 14, 19 और 31 के कंपेरिजन में। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती केस में सरकार यहाँ पे क्या, 42nd केशवानंद भारती केस के बाद सरकार क्या डिसीजन लेके आई, क्या अमेंडमेंट लेके आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, कि सभी डीपीएसपीज को, ऑल डीपीएसपीज, सभी डीपीएसपीज को ऊपर रखा जाएगा, किससे, जो आर्टिकल 14, 19 और 31 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे, सभी से। तो देखो आप, मतलब सरकार ने पहले तो सिर्फ 39B और C को रखा था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और यहाँ पे ओल्ड डीपीएसपीज को इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद सरकार ने ऐसा प्रोविजन बना दिया।
तो फिर क्या हुआ, मिनर्वा मिल केस आया 1980 का। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्राइमेसी ऑफ डीपीएसपीज ओवर फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनवैलिड। तो सुप्रीम कोर्ट तो क्या करेगा, देखो केस कब आएंगे, जब किसी व्यक्ति का किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का हनन होगा और वो कोर्ट में जाएगा, तो वो तभी तो कोई केस आएगा ना सुप्रीम कोर्ट के पास, और उन्हीं की जजमेंट हम पढ़ते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में ने जो जजमेंट दी थी, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि डीपीएसपी जो है ना, वो फंडामेंटल राइट से ऊपर रखना एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड चीज है, एंड इट लीड टू द सबॉर्डिनेशन ऑफ डीपीएसपीज ओवर फंडामेंटल राइट्स। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो डीपीएसपीज हैं वो सबॉर्डिनेट है किसके, फंडामेंटल राइट्स के। लेकिन एक और बात बोली कि जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड 19 वर एक्सेप्टेड एज सबॉर्डिनेट टू द डीपीएसपीज स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C। मतलब जो यहाँ गोलकनाथ केस में देखा था कि डीपीएसपी 39B-C जो है वो फंडामेंटल राइट 14, 19 और 31 से ऊपर रखे जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस बात को मान लिया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। देखो यहाँ पे 31 नहीं दिया है, आप देखोगे सिर्फ 14 और 19 की बात है। 31 क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये केस आया था ना 1919 में, तब तो राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट बन गया था, आर्टिकल 300A में वो चला गया था। 44 जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, आपको पता ही होगा इतना, हमने इसको कई बार कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पे 14 और 19 लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं मिनर्वा मिल्स केस में कि ठीक है, वैसे तो डीपीएसपीज सबॉर्डिनेट होंगे फंडामेंटल राइट्स के, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जब डीपीएसपीज को ज्यादा तवज्जो मिलेगी किसे, फंडामेंटल राइट्स से। और वो क्या क्या है, जब डीपीएसपीज आर्टिकल 39B और C से रिलेटेड होंगे। और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ 14 और 19। ठीक है, तो ये चीज एक्सेप्ट करी। तो हमने देखा कि किस तरह से ये चारों आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड थे, और आज के टाइम पे ये सिचुएशन जो है वो फॉलो करी जाती है। ये स्थिति आज के टाइम पे ये जो केस है इसकी रूलिंग को फॉलो करा जाता है। The present position is that of the fundamental rights enjoy supremacy of DPSPs. However, Parliament can amend the fundamental rights for implementing the DPSPs. So long as the amendment does not destroy the basic structure of the Constitution. तो आज के टाइम पे क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन तभी तक जब तक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हनन नहीं होता। ठीक है, अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर ब्लाइट में आ जाएगा, और वो फिर ऐसा नहीं होने देंगे। तो उसके बाद है मनेगा गांधी केस 1978 का। तो ये दोनों केस सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के हनन से रिलेटेड थे, यहाँ पे कोई डीपीएसपीज में फंडामेंटल राइट्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो 1978 में क्या हुआ था, इट डील्स विद राइट्स गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, जीवन जीने का अधिकार से रिलेटेड है ये, तो उससे संबंधित ये केस आया था। prior to this there was procedure prescribed by law which was replaced by due process of law with respect to article 21 of the constitution। देखो इस टाइम पे क्या हुआ था, जो मेनका गांधी थी वो विदेश जाना चाहती थी, लेकिन कुछ बेसिस पर क्या हुआ सरकार के द्वारा कि उनके जाने पर रोक लगा दी गई थी, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गई कि मेरे राइट टू ट्रैवल जो है उसका हनन करा गया, जो कि आर्टिकल 21 में आता है। तो वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, और उन्होंने बोला कि हाँ ये उनके जो आर्टिकल 21 है ये उसका हनन है। और इस केस के आने से पहले क्या होता था कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ को फॉलो कराया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाने लगा। तो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कानून जो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके बनाया गया है वो प्रीवेल होगा। मतलब मान लो कोई बिल है, वो लोकसभा में पेश करा गया, तो वो कानून कैसे बनेगा, पहले तो वो लोकसभा में पास होगा, फिर उसको दूसरे सदन मतलब राज्यसभा में भेजा जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट की सहमति होगी, और उसके बाद वो एक्ट बनेगा। तो ये एक सही प्रोसीजर है कानून बनाने का। तो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ क्या बोलता है कि अगर एक प्रॉपर प्रोसीजर और सही प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है ना, तो कोई भी कानून बनाओ वो क्या है, सही है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है कि ये ठीक है, ये प्रोसीजर की बात तो ठीक है, इसमें एक चीज और आप ऐड कर दो, वो है जस्ट एंड फेयर। जो प्रोसेस है वो जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए, प्रोसेसर जो है वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इन दोनों का मिक्सचर है, प्रोसेसर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ का और जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर का। ठीक है, तो ये ज्यादा जो है सुपीरियर है इसे। तो आर्टिकल 21 को अब ऐसा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के रिस्पेक्ट में देखा जाता है मेनका गांधी केस 1978 के बाद। फिर है IR कोहिलो केस इन 2007 का IR कोहिलो केस, जिसको पॉपुलरली नोन एज अ 9th शेड्यूल केस। इसको 9th शेड्यूल केस भी बोला जाता है। देखो ये केसवानंद भारती केस से रिलेटेड है कुछ क्योंकि यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट टुक दिस फर्दर and argued that the purpose of inserting a law into the 9th schedule was to undo a judgment of the Supreme Court। तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे समझ में बात आई, उन्होंने बोला कि 9th शेड्यूल में अगर सरकार किसी भी कानून को डालती है तो वो क्या है, उसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अंडू कर रही है।
ठीक है, नकार रही है सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जजमेंट को, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है उसका हनन भी हो गया कहीं ना कहीं। तो दिस वुड बी एग्जामाइंड बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी एक्ट अगर 9th शेड्यूल में जाता है तो जुडिशियल रिव्यू से वो भागकर नहीं जाएगा। ये इस केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने बोला ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लॉ प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल आफ्टर केशवानंद भारती जजमेंट कैन नॉट बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था उसके बाद से जितने भी जो कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं होंगे, वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ही आएंगे और सुप्रीम कोर्ट उनका रिव्यू कर सकती है। ऐसा बुलाया था IR कोहेलो केस में। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट केसेस। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 12 है ना, उसमें स्टेट की जो परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इससे रिलेटेड पूछा गया ये क्वेश्चन। और 4 स्टेटमेंट दी है, बताना है कि कौन सा सही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नीति आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चारों ही स्टेट की परिभाषा में आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या स्टेट में सिर्फ वो जो सरकारी निकाय है वही आएंगे। देखो, सरकारी निकाय तो आएंगे ही, और अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना और वो सरकार के लिए काम कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई ऐसी संस्था जो वैसे तो प्राइवेट है लेकिन वो सरकार के लिए काम कर रही है, सरकार के अंडर वर्क कर रही है, तो वो भी किस में आएगी, वो भी स्टेट की परिभाषा में आएगी। तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर डी, 15 का डी इज द राइट आंसर। इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। द स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन अ वाइडर सेंस, एक वाइडर सेंस में स्टेट की परिभाषा दी गई है एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसीज, ताकि इसमें इसकी सभी एजेंसीज को इंक्लूड करा जा सके। इट इज द एक्शंस ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स एज वियोलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। और ये जो भी एजेंसीज दी गई है ना, जो भी स्टेट की परिभाषा दी है, इसमें जितनी भी एजेंसीज दी है जिनका भी जिक्र है, तो वो सभी अगर फंडामेंटल राइट्स का, उनमें से कोई भी अगर फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है इनके खिलाफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी, कोई अगर प्राइवेट बॉडी है और एजेंसी है वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, जो सरकार के अंतर्गत काम कर रही है, सरकार के अंडर में काम कर रही है, फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। वो भी आर्टिकल 12 में सरकार जो स्टेट है उसकी परिभाषा के अंतर्गत आएगी। देखो, DMRC क्या है, हैज इक्वल इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और GNCTD मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इसमें DMRC में जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, इन दोनों की इक्वल हिस्सेदारी है, तो सरकार का पार्टिसिपेशन है, तो ये स्टेट की परिभाषा में आ जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो UID है, अथॉरिटी आर स्टेटरी बॉडीज हैं ये, तो ये भी स्टेट की परिभाषा में आएंगी। नीति आयोग परफॉर्म्स इंपोर्टेंट पब्लिक फंक्शंस लाइक रिकमेंडिंग द पॉलिटी लाइन एक्सेट्रा, तो ये भी स्टेट की परिभाषा में आएगी। तो सभी स्टेटमेंट सही होंगे। 16th क्वेश्चन है वेडल सी से रिलेटेड। द वेडल सी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो किस एसोसिएशन से, किस जो रीजन है उससे रिलेटेड ये है वेडल सी। ईस्टर्न पैसिफिक क्वेश्चन, वेस्टर्न पैसिफिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका। देखो, ये अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उससे रिलेटेड ये रीजन है, उसमें सदर्न साइड में ये है, तो अंटार्कटिका इज द राइट आंसर। हाल ही में क्या हुआ, यहाँ पे जो फिश ब्रीडिंग कॉलोनी है वो पाई गई थी, इसलिए न्यूज में था। रिसेंटली ए जियांट फिश ब्रीडिंग कॉलोनी हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वेडल सी ऑफ द अंटार्कटिका रीजन। तो हाल ही में जो एक जियांट फिश ब्रीडिंग कॉलोनी है वो पाई गई वेडल सी में, जो कि अंटार्कटिका में है। अब ये फिश ब्रीडिंग कॉलोनी क्या है, अ ब्रीडिंग कॉलोनी ऑफ अबाउट 60 मिलियन आइस फिश नेस्ट has been found recently by researchers in Antarctica's southern Weddell Sea, ये southern side में पाया जाता है, which is the largest ice fish breeding colony on record, और अभी तक ये largest ice fish breeding colony है जो रिकॉर्ड करी गई है। The researchers observed that the colony occupied an unusually warm patch of deep water। यहाँ पे जो है अनयूजली जो डीप वाटर है उसके पैचेस पाए गए, इसमें कॉलोनी को ऑब्जर्व करा गया विद टेम्परेचर अप टू अबाउट 35 डिग्रीज फॉरेनहाइट, विच इज प्रैक्टिकली वार्मर कंपेयर टू द अंटार्कटिका वाटर्स। और जो ये वाटर के पैचेस थे यहाँ पे, जहाँ पे इन कॉलोनीज को पाया गया, तो वहाँ पे जो पानी था वो पूरे अंटार्कटिक में जो पानी मिलता है उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा गर्म था। द वार्मर डीप करंट्स गाइड द फिश टू द ग्राउंड। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड। 2 स्टेटमेंट दी है और पूछा है कि कौन सी करेक्ट है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या एक संवैधानिक निकाय है। इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसका जो चेयरमैन और मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे। तो देखो, पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देखो, वैसे तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था CVC का, 1964 में। ठीक है, 1964 में जब संथानम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी करप्शन के ऊपर, तो उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1964 में CVC को लाया गया था। ठीक है, लेकिन 2003 में इसको क्या बनाया गया, 2003 में इसको स्टेटरी स्टेटस प्रोवाइड करवाई गई, और आज के टाइम पे स्टेटरी बॉडी ही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर है इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट सही है। CVC के चेयरपर्सन को भी और मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कैसे अपॉइंट करता है,
ये जो है वो 3 मेंबर की एक कमेटी बनेगी और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट इसको नियुक्त करता है। 3 मेंबर्स में कौन कौन आएंगे? एक तो प्राइम मिनिस्टर आएगा। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? चेयरमैन इस कमेटी का। दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। देखो याद रखना, यहाँ पे लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन की बात बोली है, ना कि राज्यसभा। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर। तो ये तीनों जो हैं, इन तीनों व्यक्तियों की एक कमेटी बनेगी, 3 मेंबर कमेटी। ये रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर अपॉइंट करेगा किसको? चेयरमैन को भी और मेंबर्स को भी। चेयरमैन कितने होंगे? एक ही होगा चेयरमैन तो। और मेंबर्स कितने होते हैं सीबीएसई के? 2 से ज्यादा नहीं होंगे, तो 2 मेंबर और 1 चेयरपर्सन, 3 जने हो गए। इन तीनों को कौन नियुक्त करेगा? 3 मेंबर की कमेटी। तो 3-3 से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो कौन सी आंसर क्या होगा इसका? 20 का सही उत्तर हो जाएगा 2 ओनली। तो सीबीसी इज द मेन एजेंसी। तो सीबीसी का गठन क्यों करा गया था? फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन, करप्शन की रोकथाम के लिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार में करप्शन की रोकथाम के लिए सीबीसी को लाया गया था। कब? 1964 में। एज एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन को पास करके लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इट्स एस्टेब्लिशमेंट वाज रिकमेंडेड बाय द संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पर एक संथानम कमेटी बैठाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर सीबीसी को लाया गया था। देखो आपको 2 कमेटीज का नाम में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। एक तो है सवर्ण सिंह कमेटी, एक है संथानम कमेटी। ठीक है, सवर्ण सिंह इसके बेसिस पर क्या हुआ था? फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, और संथानम कमेटी ये है जो सीबीसी, जिसकी रिकमेंडेशन पे क्या लाया गया था? सीबीसी को गठित करा गया था। तो दस ओरिजिनली द सीबीसी वाज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टेटरी बॉडी। तो शुरुआत में तो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करके लाई गई थी, तो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल ना ही स्टेटरी बॉडी थी। लेकिन 2003 में क्या हुआ? पार्लियामेंट ने कानून पास करा, उसके बाद ये क्या हो गई? स्टेटरी स्टेटस उसको प्राप्त हो गई। अब स्टेटरी स्टेटस का मतलब क्या? देखो कोई भी अगर एक्ट लाया जाता है, मान लो उसका किसी एक्ट के बेसिस पर इसको लाया जाता है ना, वो स्टेटरी बॉडी होती है। द सीबीसी इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें 3 मेंबर हैं। क्या कौन कौन? एक तो चेयरपर्सन होगा, जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बोलेंगे, चेयरपर्सन। एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, और 2 से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर्स नहीं होंगे। एक तो क्या होगा? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और 2 क्या होंगे? खाली विजिलेंस कमिश्नर। ये तो चेयरमैन होगा और ये 2 और मेंबर होंगे। और दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा कैसे? बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। किसकी रिकमेंडेशन पर? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर कमेटी। 3 व्यक्तियों का चयन 3 मेंबर की कमेटी करेगी। इसमें कौन कौन होंगे कमेटी में? प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? इसका हेड होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा कहाँ का? लोकसभा का। सो दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर्स। और जो ये सभी व्यक्ति हैं वो 4 साल के लिए ऑफिस को हेल्ड करेंगे, या फिर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, या फिर जब 65 साल के नहीं हो जाते तब तक, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो। आफ्टर देयर टेन्योर, उनकी टेन्योर खत्म होने के बाद, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो वो भारत सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, कहीं भी वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप इसको स्टार मार्क करके कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जो फर्दर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 32 से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमें पता है कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करवाता है सिटीजन्स को, जिसमें क्या होगा कि अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का हनन होता है ना, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन इफ इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये क्या बोलता है कि इट इज इन्वोक्ड, मतलब ये जो आर्टिकल है वो कब लगाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनली डिटरमाइन करने के लिए। किसकी? अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर लेजिस्लेशन पास करा जाता है सरकार के द्वारा और वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको? किसी भी फंडामेंटल राइट को, किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर वो हनन करता है, तो ये जो आर्टिकल 32 है वो पावर में आ जाता है। मतलब इसको का प्रयोग करके जो सिटीजन्स है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की को ही ये पावर होती है? क्या उसी को एक्सक्लूसिव राइट होते हैं? देखो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सीधे नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो न केवल सुप्रीम कोर्ट में बल्कि आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर है इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 जो है वो संविधान की बेसिक फीचर में आता है। बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट कब दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? केसमानंद भारती केस में 1973 में। और एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी इसे अमेंड नहीं करा जा सकता, इसे छीना नहीं जा सकता नागरिकों से। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो
हाँ, तो जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली, 18th का सी इज द राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ आर्टिकल 32 इज टू प्रोवाइड अ गारंटेड इफेक्टिव एक्सपेडिशियस इनएक्सपेंसिव एंड समरी रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब हमारा जो संविधान का 32वां आर्टिकल है वो अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है ना, ये उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है और एक रेमेडी प्रोवाइड करवाता है। कैसी? जो गारंटेड हो, इफेक्टिव मतलब प्रभावी हो, एक्सपेडिशियस मतलब त्वरित समाधान हो, इनएक्सपेंसिव मतलब जो सभी के लिए सुलभ हो, और समरी मतलब एक संक्षेप रूप में। ठीक है, ओनली द फंडामेंटल राइट्स guaranteed by the constitution can be enforced under article 32। ये क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 32 की जब बात आती है ना, तो सिटीजन सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि वो तभी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जब वो फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, ना कि किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का या फिर किसी स्टेटरी राइट या फिर और कस्टमरी राइट का। नहीं, इन केसेस में वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर यहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो अपील के माध्यम से देन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सीधे नहीं जा सकते इसमें। ठीक है, तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन फंडामेंटल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अलावा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो स्टेटरी राइट्स या कस्टमरी राइट, इस केस में आर्टिकल 32 के प्रोविजन लागू नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जैसे कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एग्जांपल क्या है? जैसे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है आज के टाइम पे नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? कैसे? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में है और ये एक लीगल राइट है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। और जैसे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं आर्टिकल 105 में भी, जो जैसे राष्ट्रपति को भी या फिर जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको भी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती हैं, वो हमारे संविधान में तो दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, लेकिन वो नॉन फंडामेंटल है, लेकिन वो उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो स्टेटरी राइट्स में क्या? जो कोई एक्ट को पास करके जो प्रोवाइड करवाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया। तो ये अगर राइट में से कोई हनन होता है इनका, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर कस्टमरी राइट्स, कस्टमरी राइट में क्या क्या आएगा? कस्टमरी राइट्स में जैसे कि हिंदू मैरिज सेरेमनीज है, हिंदू मैरिज सेरेमनीज, कोई अगर हिंदू लोग हैं हिंदू मैरिज सेरेमनीज करते हैं, तो वो किस एक्ट में, कौन सा एक्ट उनको रिकॉग्नाइज करता है? तो हिंदू मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज करता है, तो कस्टमरी राइट हो गया। तो ये जो राइट है ना, नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टेटरी और कस्टमरी राइट्स, अगर इनका हनन होता है तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका मतलब। इन अदर वर्ड्स, द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट डिटरमाइन अ क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट। ठीक, आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इन्वोक्ड सिंपली टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अ लेजिस्लेशन until and unless it directly infringes any of the fundamental right। मतलब सीधी सी बात है कि आर्टिकल 32 तभी फोर्स में आएगा, तभी उस पर काम करा जाएगा जब जो है वो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। In case of the enforcement of fundamental rights, the jurisdiction of the Supreme Court is original but not exclusive। हमने देख लिया कि ओरिजिनल तो है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है, हाई कोर्ट के भी पास पावर होती है आर्टिकल 32 के तहत जो मामले आते हैं उनकी सुनवाई करने की। इट इज कंकरेंट विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। फिर द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऐसा निर्णय दिया है कि जो अनुच्छेद 32 है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, एंड इट कैन नॉट बी एब्रेज्ड और टेकन अवे इवन बाय द वे ऑफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके इसको वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर क्रिएटिंग यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। मतलब भारत में जो यूनियन टेरिटरीज को, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनको क्रिएट करा गया, उसके पीछे क्या कारण थे? 3-4 स्टेटमेंट दी हैं। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो पहले जैसे कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, की कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस इसका एक रीजन था, तो ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल हम दमन दीव, दादर और नागर हवेली का एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर पुदुचेरी। दादर और नागर हवेली जो कि पहले जो पुर्तगाली थे उनके पास थी, 1954 में ये फ्री हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको पुर्तगाली कल्चर देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो पांडिचेरी है उसमें आपको फ्रांस का कल्चर देखने को मिलेगा। तो इन टेरिटरीज को बनाने का उद्देश्य कहीं ना कहीं कोई कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस का होना था। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर है स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस मतलब जो रणनीतिक महत्व जो रखती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। और क्यों?
इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस कैसे है? देखो, जो हमारी पार्लियामेंट भी यही है और हमारे जो सरकार से रिलेटेड बड़े कार्य होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी यही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही है। तो ये जो सरकार की गतिविधियां हैं उसका एक केंद्र हम मान सकते हैं। और इसी तरह से जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की क्या है? राजधानी है, दोनों की राजधानी है। तो इसलिए इसको यूनियन, अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस का ये एग्जाम्पल है। फिर है द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल। इसके लिए जैसे अंडमान निकोबार है या फिर लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, तो वो इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल इससे रिलेटेड इसका एक एग्जांपल है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने के लिए जब लाया गया, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसमें भी हम दिल्ली और चंडीगढ़ का एग्जांपल ले सकते हैं। तो चारों ही स्टेटमेंट सही है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो डी इज द राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैव बीन क्रिएटेड फॉर अ वैरायटी रीजंस। भिन्न भिन्न रीजनों की वजह से, कारणों की वजह से यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था। जैसे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में हमने दिल्ली और चंडीगढ़ का एग्जांपल देखा। कल्चरल में पुदुचेरी, दादरा नागर हवेली और दमन और दीव। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस में अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, और ये कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस में भी ले सकते हैं हम। तो स्ट्रेटेजिक में कैसे आ जाएगा? जो ये जैसे हम इंडिया का मैप बना रहे हो, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। ये स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस से कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो हिंद महासागर है उसमें ये हमारी रीचनेस को, हमारी पहुंच है उनको ये थोड़ा सा इजी बनाते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे इनको यूटी बना दिया गया। अब यूटी बनाने के पीछे रीजन क्या था? यूटीज मतलब सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड ट्रीटीज। किसको छोड़कर? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है यूनियन टेरिटरी, उनको छोड़कर इसमें क्या है? सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए इनको यूटी बनाया गया, ताकि, और ये स्ट्रेटेजिकली भी इंपोर्टेंट है। फिर स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द बैकवर्ड एंड ट्राइबल और जो बैकवर्ड पीपल है उनके जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से, उनके ट्रीटमेंट के लिए जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश विच लेटर बिकेम स्टेट्स। ये स्टार्टिंग में क्या थे? ये सारे यूनियन टेरिटरीज थे, बाद में इन्हें स्टेट्स बना दिया गया। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो सारी स्टेटमेंट सही थी उसमें। अगला क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड, जो कि आर्टिकल 19 में हमें दिया गया है। Which of the following fall within the purview of the freedom of speech and expression as guaranteed under Article 19 of the Indian Constitution? मतलब आर्टिकल 19 में जो दिया गया है उसके रीच में क्या क्या आते हैं, उसमें क्या क्या शामिल करे जा सकते हैं। फिर पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू स्ट्राइक, राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, मतलब आरटीआई भी हम कह सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर चुप रहता है, मौन रहता है, तो वो भी उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ही आएगी। अगर वो चुप रहना चाहता है तो वो इसका फंडामेंटल राइट है, तो ये सही हो गया। राइट टू स्ट्राइक नहीं, ये गलत है। राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि जो प्रदर्शन करना या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करना, पिकेटिंग करना, मतलब किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 2020 में जो फार्म बिल लाया गया था, तो किसानों ने क्या करा? किसानों ने प्रदर्शन करा। उसी तरह से जैसे स्टूडेंट भी टाइम टू टाइम प्रदर्शन करते रहते हैं, स्टूडेंट ने भी जो है विरोध प्रदर्शन करा था। और उसी तरह से 2013 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसे लाया गया था, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड जो रिसेटलमेंट एक्ट लाया था 2013 में, उसके खिलाफ भी लोगों ने जो है जमकर प्रदर्शन करा था। तो वो जो है वो आर्टिकल 19 में आएंगे, लेकिन हड़ताल करना वो नहीं आएगा। आप याद रखना, यहाँ से बहुत बार कंफ्यूजन होती है इस बारे में कि राइट टू स्ट्राइक आएगा, नहीं तो ये नहीं है इसका पार्ट। राइट टू टेलीकास्ट मतलब टेलीकास्ट करने का अधिकार, सही बात है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज मतलब सरकार की गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसके अंतर्गत ही, जैसे 2005 का आरटीआई एक्ट लाया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। हालांकि जो ये राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये सभी फंडामेंटल राइट, देखो ये सभी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एप्लीकेबल है ये चीज, कि सरकार जो है उस पर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। रिजनेबल में क्या? अगर कोई ऐसा करते व्यक्ति कर रहे हैं, अगर लोग कोई ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर इस तरह का मौन धारण कर रहे हैं जिससे देश की इंटीग्रिटी को, देश की मोरालिटी या फिर दो देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन है उसके लिए कोई हानिकारक साबित हो रहा हो, ठीक है, देश की सिक्योरिटी को अगर कोई खतरा हो, तो उस केस में, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कोई खतरा हो, तो उस केस में सरकार इन पर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, तो ये हालांकि एब्सोल्यूट नहीं है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो हम इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। तो ए इज द राइट स्टेटमेंट, ए इज द राइट आंसर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19(1) में दिया गया हमारे भारत के संविधान में, इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक को हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का, अपने ओपिनियंस को, अपने बिलीफ को, मतलब जो वो मत वो मानता है, जो जिस चीज में वो विश्वास करता है, चाहे वो उनको अधिकार है, या कन्विक्शंस मतलब कोई भी अगर वो प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता है तो उसका भी उसे अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। और जो ये
ये सभी जो राइट्स इसके तहत आते हैं ना, ये कहीं पे ऐसा नहीं है कि संविधान में एक्सक्लूसिवली मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इनको इंक्लूड करा है। ऐसे ही आप आर्टिकल 21 में भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे राइट है जो संविधान ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम आर्टिकल 1 में ऐड करे हैं। ठीक है, मतलब इसके प्रीव्यू के अंदर वो लाए गए हैं। अब जैसे राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर, अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के व्यूज को और दूसरों के व्यूज को प्रोपोगेट करना चाहता है, फैलाना चाहता है, तो ऐसा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप जो है, मान लो ये व्यक्ति है और ये स्वामी विवेकानंद जी को मानता है बहुत, और वो इनके विचारों को फैलाना चाहता है, तो वो किस में आएगा? वो अनुच्छेद 19(1) में आएगा। फ्रीडम टू प्रेस, जो प्रेस है हमारी, ये मीडिया है, उसकी स्वतंत्रता, वो भी अनुच्छेद 19(1) का पार्ट है। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, तो उसके खिलाफ भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। राइट टू टेलीकास्ट, फ्रीडम ऑफ साइलेंस एंड राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, मतलब सरकार की गतिविधियों में जाने से संबंधित अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया था। राइट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक का राइट नहीं है, लेकिन प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर विरोध करने का भी अधिकार है लोगों को। जैसा कि हमने एग्जांपल देखा, फार्म बिल का एग्जांपल देखा कि फार्मर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, स्टूडेंट्स का देखा, तो ये इनका पार्ट है। तो ए वाज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। पहला ये कि एक स्टेटरी बॉडी है जो कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया है। दूसरी स्टेटमेंट है, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द एजेंसी टू मॉनिटर प्रोविजंस ऑफ द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है उनको मॉनिटर करने के लिए का काम भी ये करती है। जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, ये स्टेटरी बॉडी तो है, लेकिन ये जो एक्ट है ना, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसके तहत इसको नहीं लाया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। 2005 में जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट लाया गया था, उसके अंतर्गत इसको एस्टेब्लिश करा गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरा कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है, उसके प्रोविजंस की मॉनिटरिंग उसको लागू किया जा रहा है या फिर नहीं, उनको देखेगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है और सिर्फ बी इज द राइट आंसर। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स क्या है? एक स्टेटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश करा गया एक एक्ट के द्वारा। कौन सा एक्ट था? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। एंड द कमीशन वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। और जो ये एनसीपीसीआर है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, वो एम्फेसाइज करता है किस पे? द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी एंड इनवियोलेबिलिटी ऑफ चाइल्ड राइट्स। मतलब जो भी चाइल्ड राइट है, जितने भी चाइल्ड राइट हैं, उनकी यूनिवर्सलिटी, उनकी सार्वभौमिकता और इनवियोलेबिलिटी, मतलब उनका उल्लंघन ना किया जाए, इस चीज को ये देखता है। इस प्रिंसिपल पर ये जो कानून है वो काम करता है। एंड रिकॉग्नाइजेस द टोन ऑफ अर्जेंसी इन ऑल द चाइल्ड रिलेटेड पॉलिसीज, और इस चीज को भी रिकॉग्नाइज करता है कि जितनी भी चाइल्ड रिलेटेड पॉलिसीज आएंगी ना देश में, वो जल्द से जल्द लागू करी जाए, तात्कालिकता से उनका समावेश हो, त्वरित उनका समावेश हो पॉलिसीज में, और उनको सही तरीके से लागू किया जाए, ये भी एंश्योर करने का काम करते हैं। फॉर द कमीशन, the protection of all children in the age of 0 to 18 years एज ग्रुप, तो 0 से 18 साल तक के जो एज ग्रुप के जो हैं वो बच्चों की इस कैटेगरी में आएंगे, इज ऑफ इक्वल इंपोर्टेंस, सभी के लिए वो ये जो है समान रूप से काम करता है। द कमीशन हैव परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस नेमली, और जो कमीशन है ये निम्नलिखित कार्य करता है। एग्जामाइन एंड रिव्यू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। मतलब अगर कोई भी चिल्ड्रन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कानून लाया गया है या फिर कोई भी सेफगार्ड किसी कानून के द्वारा प्रोवाइड करी गई है, तो वो इसको टाइम टू टाइम एग्जामाइन करेगा, उसकी जांच करेगा और उसकी समीक्षा करेगा। ठीक है, और अगर जरूरत हुई कोई मेजर्स लेने की, तो वो भी उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो उसको ये रिकमेंड करेगा। ठीक है, जो ये कमीशन है वो सरकार को भी रिकमेंडेशन दे सकता है इससे रिलेटेड। फिर है प्रेजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स अपॉन वर्किंग ऑफ दो सेफगार्ड्स, और ये जो सेफगार्ड्स हैं वो लागू करी जा रही है नहीं करी जा रही है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इंक्वायर इनटू वियोलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अगर चाइल्ड राइट का कहीं उल्लंघन हो रहा है, उनको वियोलेट किया जा रहा है बाल अधिकारों को, तो उसकी इंक्वायरी भी ये कमीशन करेगा। एग्जामिन ऑल फैक्टर्स दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय टेररिज्म, कम्युनल वियोलेंस, रियोट्स एक्सेट्रा। मतलब अगर टेररिज्म की वजह से, जो कम्युनल वियोलेंस है उसकी वजह से, या फिर कोई दंगे या फिर कोई विरोध हो रहा है उसकी वजह से, अगर बच्चों के राइट्स को, बच्चों के जो अधिकार है उसका अगर कोई हनन हो रहा है, तो उस केस में भी जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है वो उन मुद्दों को एग्जामाइन करेगा, उनकी जांच करेगा। लुक इनटू मैटर्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई ऐसा केस होगा जब बच्चों को स्पेशल केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होगी और उससे रिलेटेड कोई मैटर अगर है, मुद्दा अगर है, तो
की समीक्षा भी करेगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये जो कमीशन है, दिस हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द एजेंसी टू मॉनिटर प्रोविजंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है उनको मॉनिटर करने का काम भी किसका है, इस कमीशन का है। देखो हमारे संविधान में आर्टिकल 21A, जिसको 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसके बाद जोड़ा गया। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है ना बच्चों के लिए, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया था। तो इसका प्रोविजन, इसको मॉनिटर भी कौन करेगा, ये कमीशन करेगा। अंडर द एक्ट एनसीपीसीआर कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स। और इतना ही नहीं, अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन इसका अगर हनन हो रहा है ना, तो एनसीपीसीआर मतलब ये कमीशन जो है वो कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेगा, उनकी जांच करेगा, और उसे इन मामलों में सिविल कोर्ट का की पावर भी प्राप्त है। ठीक है, एंड हैव द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट इन ट्राइंग केसेस। और केसेस का ट्रायल करने में इसे के लिए इसे सिविल कोर्ट की पावर भी मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है परख पोर्टल से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परख पोर्टल या फिर प्रोग्राम। पहली स्टेटमेंट है, इट विल कंडक्ट असेसमेंट्स फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एट स्कूल्स। मतलब ये ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स के असेसमेंट को भी देखेगा ये स्कूल्स में। इट इज लॉन्च्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। इसको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और ये जो है वो ना केवल स्टूडेंट बल्कि टीचर्स को भी असेस करेगा, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी असेस करेगा, और ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, परख जो क्या करेगा, स्टूडेंट्स को भी और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी और स्कूल्स में भी, दोनों में उनकी लर्निंग को असेस करेगा। एंड इट इज लॉन्च बाय AICTE। और ये जो AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, वो एक स्टेटरी बॉडी है एंड नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट इन द कंट्री इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड मैनर। की टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का किस तरह से विकास किया जा सकता है, कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उसके लिए भी ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है लिबरलिज्म से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब लिबरलिज्म का आइडिया, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। दो स्टेटमेंट दी हैं। पहला ये कि इंडियन लिबरलिज्म गिव्स प्राइमेसी टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ओवर द राइट्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब अगर मुझे इंडिविजुअल्स के राइट देखने हो या फिर कम्युनिटी के, तो इंडिविजुअल के राइट्स को ऊपर रखा जाएगा और कम्युनिटी के राइट्स को नीचे रखा जाएगा। ऐसा इसमें पूछा है, ऐसा इसमें पूछा गया है। फिर है रिजर्वेशंस फॉर SC या ST कम्युनिटी। मतलब भारत में जो SC या ST कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है, वो एग्जाम्पल है इंडियन लिबरलिज्म का। तो ये पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट देखो, इसको करने से पहले हम एक चीज देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, स्पेसिफिकली इंडियन लिबरलिज्म। इसका मतलब क्या है, लिबरलिज्म के और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो लिबरलिज्म को दो पार्ट में हम देखेंगे। देखो एक तो है क्लासिकल लिबरलिज्म और एक मॉडर्न लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या था, ये जो लिबरलिज्म है ये इंडिविजुअल सेंट्रिक ज्यादा है। हालांकि जो भारत में जो इंडियन लिबरलिज्म है वो कम्युनिटी पर ज्यादा ध्यान देता है। तो स्टेटमेंट सेकंड तो सही है कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है SC ST कम्युनिटी को, वो इंडियन लिबरलिज्म का पार्ट है। लेकिन स्टेटमेंट एक गलत है, क्योंकि जो ये इंडिविजुअल सेंट्रिक होना, मतलब इंडिविजुअल्स के राइट को ज्यादा तवज्जो देना कम्युनिटी के अगेंस्ट, तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म की थ्योरी है। लिबरलिज्म तो है लेकिन एक क्लासिकल लिबरलिज्म, इंडियन लिबरलिज्म नहीं है। क्योंकि इंडियन लिबरलिज्म में क्या है, कम्युनिटी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है देन इंडिविजुअल्स को। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया रिजर्वेशन को। तो इंडिया में क्या है, जैसे ये मान लो ये कम्युनिटी है पूरी, या फिर सोसाइटी हम बोलेंगे SC STs की। मान लो ये SC या STs की कोई कम्युनिटी है, ठीक है, और उसमें इस एक व्यक्ति को लिबरल करना है या फिर उसे अधिकार प्रदान करने हैं रिजर्वेशन देकर या फिर कैसे भी। तो भारत में क्या किया जाता है कि अल्टीमेटली तो उन्हें इन इंडिविजुअल्स के सेफगार्ड के लिए डिसीजंस लेने हैं, इनको ऊपर उठाना है, इनकी हेल्प करनी है। लेकिन वो पूरी कम्युनिटी के साथ भी ऐसा करेंगे। मतलब पूरी कम्युनिटी होगी, पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। और ये जो इंडिविजुअल है ना इन कम्युनिटी में, वो अल्टीमेटली अपने आप जो है इन्हें बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन लिबरलिज्म दर्शाता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। इंडियन लिबरलिज्म गिव्स प्राइमेसी टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ये गलत है। वो कम्युनिटी के राइट्स को देता है और ऐसा काम करता है कि कम्युनिटी को उनके राइट्स को कम्युनिटी के राइट्स को मतलब जो है वो प्राइमेसी दी जाए, और ऐसा काम करा जाए कि इस कम्युनिटी में जितने भी व्यक्ति हैं उनको अल्टीमेटली उनके वेलफेयर के लिए काम हो जाए। मतलब कम्युनिटी के वेलफेयर करो और अल्टीमेटली सभी इंडिविजुअल्स की हेल्प भी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो लिबरलिज्म का भारत में है। तो इंडियन लिबरलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल और वेस्टर्न लिबरलिज्म। जो हमने पहले देखा वो क्लासिकल और वेस्टर्न लिबरलिज्म था, मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल को ज्यादा तवज्जो है देन कम्युनिटी के। क्लासिकल लिबरलिज्म इज मोर कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। एंड वाइल इन इंडिया, लेकिन इंडिया में दूसरी तरफ क्या है, इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द कम्युनिटी।
एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल खुद को एक कम्युनिटी की पहचान के द्वारा खुद को आइडेंटिफाई कराता है। मतलब कि मैं इस कम्युनिटी का मेंबर हूँ। मान लो यहाँ पे एससी-एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना है, तो वो ये बताएगा कि मैं इसका मेंबर हूँ। तो अगर पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे रिजर्वेशन मिल गया, तो इसको तो अपने आप ही मिल जाएगा, टू व्हिच ही या शी बिलॉन्ग्स। सो इंडियन लिबरलिज्म गिव्स प्राइमेसी टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ओवर द डिमांड्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज। सो द रिजर्वेशन टू डेप्राइव्ड क्लासेस टू मीट देयर डिमांड्स। सो रिजर्वेशन जो दिया जाता है डेप्राइव्ड क्लासेस को फॉर सोशल जस्टिस सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ इंडियन लिबरलिज्म। तो ये इंडियन लिबरलिज्म का एक उदाहरण है। तो आप मेंस में लिबरलिज्म में का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे बता सकते हैं कि लिबरलिज्म कैसे जो क्लासिकल लिबरलिज्म है या फिर वेस्टर्न लिबरलिज्म है वो इंडियन लिबरलिज्म से अलग है, और इंडियन लिबरलिज्म का क्या उदाहरण है। आप एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज कैन बी टेकन अप बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। मतलब कौन से जो इश्यूज है वो नेशनल एनएचआरसी के द्वारा लिए जा सकते हैं और उन पर काम किया जा सकता है। पहला है इश्यूज ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग्स। मतलब जो मैला ढोने की जो प्रथा है उससे रिलेटेड, मैला ढोने से रिलेटेड कोई इश्यूज हो गए। और प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नोटिफाइड एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स। कोई भी नोटिफाइड ट्राइब्स है, सूचित जो है वो ट्राइब्स, या फिर जो सूचित नहीं है वो, उनके द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम फेस करी जाती है, उससे रिलेटेड कोई मामला है, तो उसको एनएचआरसी देखेगा। फिर पूछा गया है कि इश्यूज रिलेटेड टू द राइट ऑफ हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू। तो देखो जो ये एनएचआरसी है इसका काम करने का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें आएंगी और बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। उसे मैनुअल स्कैनिंग से रिलेटेड इशू भी, नोटिफाइड डिनोटिफाइड राइट से, या फिर अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आता है तो सभी को इश्यूज को देखने का उसे राइट है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। तो देखो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो एक स्टेटरी पब्लिक बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा। द वेरियस ह्यूमन राइट इश्यूज टेकन अप बाय द कमीशन आर एज फॉलोज। और ये सभी इश्यूज है जो वो लिए जा सकते हैं। देखो ये एग्जांपल्स हैं, और भी इश्यूज इसके अंतर्गत आ सकते हैं। इसका ये बहुत वास्ट है काम करने का। अबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, मतलब जो बंधुआ मजदूरी है उसका उन्मूलन करना। इश्यूज कंसर्निंग राइट टू फूड, अगर भोजन से रिलेटेड कोई भुखमरी से रिलेटेड कोई मुद्दा है वो। प्रोटोकॉल्स टू द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, चिल्ड्रंस के राइट से रिलेटेड अगर कोई कन्वेंशन होती है तो उनकी प्रोटोकॉल से रिलेटेड की उनको फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, तो वो इसमें आएगा। अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम है उसका उन्मूलन करना। ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब महिलाओं और बच्चों का अगर कोई अवैध व्यापार हो रहा है तो उससे रिलेटेड मुद्दा। मैटरनल एनीमिया एंड ह्यूमन राइट्स, मतलब महिलाओं में, मतलब जो मातृत्व अब जो बच्चे को जन्म देने वाली हैं माताएं, या फिर जिनका शिशु छोटा है तो उनको अगर एनीमिया हो जाता है तो वो इश्यूज। कंबैटिंग सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, अगर काम के स्थान पर जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे उनके साथ कोई सेक्सुअल हेरेसमेंट होती है तो उससे रिलेटेड मामले। एबोलिशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करना। दलित इश्यूज इंक्लूडिंग एट्रोसिटीज परपिट्रेटेड ऑन देम, जैसे कि दलित इशू, जैसे कि आपने लिंचिंग का केस सुना होगा, जैसे भीड़ लोग किसी पर्टिकुलर जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उनको मार देती है, तो उससे रिलेटेड इश्यूज भी एनएचआरसी के पास आते हैं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स, जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं या फिर नोमैडिक जो घुमंतु जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनसे रिलेटेड कोई इश्यूज हो गया। राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, जैसे वृद्ध लोग हो गए या फिर विकलांग व्यक्ति हो गए, उनसे रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे आएंगे। इश्यूज रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ, अगर हेल्थ से रिलेटेड या फिर एचआईवी एड्स से रिलेटेड अफेक्टेड कोई अगर व्यक्ति है तो वो अधिकार भी, उनके अधिकार से रिलेटेड भी अगर कोई मामला है तो वो एनएचआरसी के कार्यों के तहत आएगा। मतलब एनएचआरसी जो है उस पर काम करेगा। 25वां क्वेश्चन है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2020। जो ये रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, वो किसके द्वारा पब्लिश करी गई है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ईएससी मतलब यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या फिर आईएमएफ के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्या करा गया है? पब्लिश करा गया है। तो जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये आईएलओ की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट, मतलब इसकी एक प्रमुख रिपोर्ट है। और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2000, ये यहाँ पे ट्रेंड्स बताए गए हैं कि ये रिपोर्ट क्या क्या बता रही है। यहाँ पे वांट्स ऑफ अ स्लो एंड अनसर्टेन रिकवरी की बात बोली गई है, क्योंकि जो पेंडेमिक जो है वो चला आ रहा था, पेंडेमिक कंटिन्यूज टू हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ग्लोबल लेबर मार्केट पर भी जो पेंडेमिक है कोविड-19 है उसका नेगेटिव असर पड़ा है, उसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट में बातें बताई गई हैं। इट एग्जामिन्स द इंपैक्ट्स ऑफ द क्राइसिस ऑन ग्लोबल एंड रीजनल ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एज वेल एज ऑन जॉब क्वालिटी, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग क्वालिटी। मतलब कोविड-19 के कारण या फिर वैसे भी लेबर पार्टिसिपेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग पॉवर्टी, इन सभी पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये रिपोर्ट दर्शाती है। इट ऑल्सो ऑफर्स एन एक्सटेंसिव एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स इन टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट बोथ बिफोर एंड ड्यूरिंग कोविड-19 crisis. This year's report provides a comprehensive assessment of how the labor market recovery has unfolded across the world in response to different country measures to tackle the pandemic.
मतलब विभिन्न देशों की सरकारों ने क्या करा कि पेंडेमिक को रिजोल्व करने के पेंडेमिक के जो टाइम पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसको दूर करने के लिए जो जो डिसीजंस लिए गए थे, जो जो मेजर्स लिए गए थे, उनका लेबर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये भी इस रिपोर्ट में दिखाया है। इट एनालिसिस ग्लोबल पैटर्न से ग्लोबल पैटर्न्स को दर्शाता है। रीजनल डिफरेंसेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन में लेबर से रिलेटेड क्या क्या मामले उनको दर्शाता है। एंड आउटकम्स अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड ग्रुप ऑफ वर्कर्स। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स प्रोजेक्शंस फॉर द एक्सपेक्टेड लेबर मार्केट रिकवरी, मतलब लेबर मार्केट की एक्सपेक्टेड रिकवरी क्या हो सकती है, उससे रिलेटेड भी ये डाटा दिखाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आज हमने क्वेश्चन 1 से 25 तक करा है। आगे आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को करेंगे। तो आई होप आपको ये सभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ही सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और वीडियोज़ हम लाएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।